Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Hello? नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। तो देखिए, बाजार की एक खासियत है, जो आप सोचते हैं बाजार बिल्कुल वैसा नहीं करता, बल्कि इसको उलट करता है। अब आप देखिए, बहुत सारे निवेशक जो हैं इस कंसर्न में, इस टेंशन में बैठे थे कि ये गिरावट और ज़्यादा गहराएगी, बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए रिकवरी आती हुई देखिए। जिस तरीके से वॉलेटिलिटी मानी जाती है यहाँ पे एक्सपायरी के दिन, पूरा ट्रेड जो है बड़े दिलचस्प, दोनों साइड के यहाँ पर जो मौके मिले, यहाँ पर जो कॉल राइटर्स थे उनको भी, पुट राइटर्स थे उनको भी, और सबसे ज़्यादा देखिए ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिला वो 25,800 पे मिला पुट के हिसाब से देखें। लेकिन अगर आप कॉल राइटर्स की पोजीशन देखें तो 26,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स थे। तो यानी कि वो 25,800 का जो लेवल था ना, वो सपोर्ट का काम किया है यहाँ पर, और इसी की वजह से बाजार जो है वापस रिकवरी आती हुई दिखी यहाँ पर। लेकिन अभी जो है जो स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए अभी 25,850 के आसपास जो है निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, और बहुत ही शानदार लोअर लेवल से आप ये देखिए कम से कम 150 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिखी है यहाँ पे। और सबसे दिलचस्प चीज़ यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला है। सुबह आप देखिए 423 के आसपास जो थे बढ़ने वाले स्टॉक थे, और करीब 2,500 जो थे वो गिरने वाले स्टॉक थे। एक बार स्क्रीन पर हम लोग लेकर आते हैं तमाम चीज़ें, और आप यहाँ पर देखें अभी जो स्थिति है वो बदलती हुई दिख रही है। एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो देखिए बढ़ने वाले जो शेयर हैं वो 1760 पहुंच गए, 1700 शेयर्स पहुंच गए। इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अगर आप निफ्टी एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट, और डिक्लाइन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 1200 रह गए हैं। अब देखिए आप कितना बड़ा अंतर गैप आता हुआ दिखा। 1700 1750 शेयर बढ़ चुके हैं, और गिरने वाले करीब करीब 1200 स्टॉक्स हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी जो है यहाँ पर एडवांस और डिक्लाइन रेशियो जो है, ब्रेथ जो है वो बाजार की बेहतर स्थिति दिखा रही है। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, 250 पॉइंट्स की यहाँ पर भी रिकवरी आती हुई दिखी है यहाँ पर। तो ये एक और अच्छा मूव है यहाँ पे। और सबसे दिलचस्प चीज देखिए, अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो ठीक है, चलिए निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी में अभी भी पेन जो है वो सस्टेन कर रहा है करीब 1.5% के आसपास का। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज है, निफ्टी बैंक में पीएसयू जो स्टॉक्स हैं उनमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है यहाँ पर। और अगर आप इंडेक्स के हिसाब से अगर आप चलें तो आप ये देखिए करीब करीब पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो रिकवरी इस साइड से भी आई है। और कल जो सबसे पिटने वाला जो इंडेक्स था वो था रियलिटी, और आप देखिए क्या धुआंधार रियलिटी स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। करीब करीब 1.5% के आसपास का जो इंडेक्स है उसमें तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यानी कि जो ये बढ़त आती हुई दिखी है, एक तो पीएसयू, सरकारी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से, दूसरा रियलिटी की तरफ से यहाँ पर एक मजबूत जो है स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है यहाँ पर एक बेहतर स्थिति दिखा रहा है। और जो 25,800 के जो लेवल्स मैंने आपको बताए, जहाँ पर जो पुट राइटर्स की पोजीशन थी, तो वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ यहाँ पर दिखा है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर आता हूं, इसलिए लेकर आ रहा हूं यहाँ पे, और बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं, और हम लोग सारे सवाल कोशिश करेंगे हर एक सवाल का जवाब देने की। लेकिन जो टेंशन है, जो पेन है, उसके बीच में एक राहत भरा एक डाटा लेकर आता हूं मैं आपके सामने। और स्क्रीन पर हम लोग इंडेक्स रिटर्न जो है 31 मार्च 2021 से लेकर 8 दिसंबर 2025 तक का, क्योंकि देखिए ये डाटा है आपके सामने। और आप देखिए निफ्टी 50 ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिए, 74%। अगर आप पिछले 5 साल में अभी सीधा फ्लैट जाके देखेंगे ना, तो वो आपको इससे ज़्यादा दिखेगा, करीब 90% दिखेगा। लेकिन अगर आप 31 मार्च से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने 74% का रिटर्न आएगा। इंडेक्स के हिसाब से आप देखिए, अगर जो निवेशक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने हुए हैं उनको एक बेहतर रिटर्न यहाँ पर, ना सिर्फ बेहतर रिटर्न, एक बेहतर अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ देखा। निफ्टी बैंक को देखिए 75% के आसपास रिटर्न मिले हैं पिछले 5 सालों के हिसाब से। अगर आप देखें सेंसेक्स ने 69% के आसपास, निफ्टी 200 स्टॉक्स की बात कर लीजिए 84% का रिटर्न, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा यूनिवर्स हो जाता है, 200 स्टॉक्स का यहाँ पे यूनिवर्स हो जाता है, तो वो 84% का रिटर्न आता दिखा है। निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400, ये भी एक इंडेक्स है यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, 134% सबसे ज्यादा रिटर्न इसने दिया है। और स्मॉल कैप 250 में चले जाइए आप तो 127% का रिटर्न यहाँ पर भी दिया है। अब मैं आपको एक और बड़ा दिलचस्प चीज बताता हूँ यहाँ पे, बहुत गौर से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे आप ये देखिए FY22 से लेकर 8 दिसंबर 2025 तक अगर आप एफआईज का आंकड़े की बात करें ना, तो एफआईज ने सोल्ड कितना किया है, कितना बेचा है, आपको बताऊं 10 लाख
10.26 लाख करोड़ के आसपास, और डीआईएस ने कितना खरीदा है 18.34 लाख करोड़। तो यानी कि आप ये सोचिए कि वहां पे 10 लाख करोड़ है, उसके सामने डीआईएस ने पिछले 5 साल के अंदर 22 से लेके अब तक करीब यहाँ पे 18 लाख करोड़ के आसपास के यहाँ पे खरीदारी करी है। तो यानी कि ये जो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, बताते हैं आपको कि बाजार की स्थिति कैसी है, कहाँ ध्यान देना चाहिए आपको, तो और कैसे आप यहाँ पे स्ट्रेटराइज कर सकते हैं। और तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीएलए अंबाला मैम जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्ष जी। मैम अभी हम लोग लगातार बाजार को देख रहे हैं, स्थिति जो आज तो हालांकि देखिए पूरा जो इंटरडे है बिल्कुल वो एक्सपायरी वाला मूव दिखा रहा है। यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखी है यहाँ पे 100 पॉइंट के निफ्टी में, 150 पॉइंट के निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट्स की। लेकिन ये ओवरऑल बाजार आपको लग कैसा रहा है, क्योंकि तमाम तरह के सरकार के रिलीफ के बावजूद जो है ये बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और जो नया हाई भी बना वो भी आप ये देखिए कि रिटेल निवेशकों के हिसाब से अगर पोर्टफोलियो देखें तो वो पिन बना हुआ है यहाँ पर। आपका क्या मानना है, क्या स्थिति जो है अभी भी इसी तरीके से रहेगी कि 400-500 पॉइंट का एक रेंज बना रहेगा यहाँ पर बाजार में? यस, और जो अप्रोच है वो सेल ऑन राइज की होगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि नया हाई तो बन जाएगा इस साल, लेकिन सस्टेन होगा इसमें डाउट है। सो दिस वर माय स्टेटमेंट, और अभी भी वही है कि हम नए हाईज पर क्लोज नहीं होने वाले हैं एनीवेज। तो और रही बात एक रेंज की, तो 26,150 एंड अभी के लिए इस हफ्ते के पूरे हफ्ते के लिए अगर एक रेंज समझे तो 25,600 की इसी रेंज में हम ये पूरा वीक क्लोज करने की कगार पर है। तो 26,000 के आसपास नीचे ही एक्चुअली ये क्लोजिंग होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और रही बात रेंज, तो ये 550 पॉइंट की रेंज है, इसी में ट्रेड होते हुए ये खत्म हो जाना है, इनफैक्ट अगला वीक भी। तो इसके हिसाब से कोई भी नजरिया या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट टू बी स्पेसिफिक इन बैंक निफ्टी के लिए तो ये रेंज है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक सेल ऑन राइज का व्यू मेरा अब भी कंटिन्यू हो रहा है। इनफैक्ट जब 5 दिसंबर वाली वो जो बाइंग आई थी ना, उसने मुझे बहुत सरप्राइज किया था कि ये बाइंग आ कैसे रही है, मतलब ना तो सेंटिमेंट्स है, ना ही प्राइस है, और ना ही आना तो नहीं चाहिए था, ये हुआ क्यों? तो उस दिन बीपीएस कट हुआ था, जिसकी वजह से सेंटिमेंट की वजह से बाइंग तो हो गई, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुई है। एंड अगेन अगर हम देखें तो 59,200 के आसपास हम वापस से आ गए। सो बैंक निफ्टी में जो नजरिया लेकर के चलना है आपको ट्रेडिंग के मायने से फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, वो सेल ऑन राइज का ढूंढे, जब तक कि हम लोग 57,500 के आसपास, जो कि बहुत दूर है, या फिर एक नंबर समझ ले 57,500 से 58,000 की इस रेंज में नहीं आते, तब तक सेल ऑन राइज का व्यू ट्रेड करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट एंड रिस्क रिवॉर्ड में बेटर रहेगा। ठीक है, और मुझे भी बल्कि मैम याद है, जैसे आपने मुझे अच्छे से याद है, आपने बोला था कि ये रेंज इसके आसपास बाजार रहेगा, और मुझे भी बहुत अच्छे से याद है कि मैंने भी आपसे यही क्वेश्चन पूछा था मैम कि जैसे 26,270 का आंकड़ा था, बहुत लंबे समय बाद आया, तो मुझे भी याद है कि मैंने आपसे ही सवाल किया था और आपने इसी का जवाब दिया था कि मैम क्या ये एक लंबा फेज 400, 500, 600 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है वापस, जिस तरीके से बाजार ने एक नया हाई बनाया और उसके बाद फिर वापस स्थिति वही फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ट्रिगर्स का तो देखिए अभाव है, ठीक है, वो बात सही है कि फेड की बैठक आज से शुरू हो जाएगी, यहाँ पर वो रेट कट की बाद तमाम तरह की जो चीजें निकल के आ रही हैं, टैरिफ को लेकर अभी तक क्लैरिटी हम लोगों को मिल नहीं रही है, यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं, यहाँ पर अब बड़े बड़े ट्रिगर्स रहे नहीं, बस एक टैरिफ को छोड़ दिया जाए। रुपी भी जो है हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। अब आपके हिसाब से कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार को आगे बढ़ाने में या फिर नीचे वापस ले जाने में, क्योंकि एक धड़ा ये भी कह रहा है कि अगर ये टैरिफ डील नहीं हो पाती है तो बाजार बहुत जोर से गिरेगा। यस, और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मतलब, और इसके बाद इसके साथ एक और चीज है, इसके बाद अगर ये बहुत गिर गया तो इसके बाद एक अगला एक तीर जो बचेगा गवर्नमेंट मार्केट के पास में, मार्केट पॉलिसी मेकर के पास में, वो रहेगा बजट का, कैपेक्स अनाउंसमेंट्स का। बट एवरीवन नोस कि फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उतने साउंड कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हम लोग बाद में भी नहीं देखने वाले हैं। तो अगर ये ट्रेड डील हमारे फेवर में नहीं होती है, यस प्रेशर तो रहेगा मार्केट में, बट क्या हम बहुत ही खराब तरीके से गिर जाएंगे? ऐसा भी नहीं होगा हर्षी। हमारे पास में 25,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, 25,000 का, और वो सपोर्ट मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये टूटने वाला है। हाल फिलहाल अगर मैं एक पूरे ट्रेंड की बात करूं तो 25,000 सस्टेन रहेगा, दैट्स माय ओपिनियन। तो ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, उसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर ऑलरेडी
बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं मार्केट को, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है कि ट्रेड होगी तो हम तब आगे चलेंगे, नहीं। अपना मार्केट अभी फिलहाल कंप्लीटली डिपेंडेंट है DIIs के बेस पर, और जिस तरह से कैश फ्लो पर हम लोग बैठे हैं, आई मीन जिस तरह से फंड्स पर हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, DIIs हैं, तो उससे मार्केट को सपोर्ट, गिरती मार्केट में सपोर्ट मिल जाएगा। तो 25,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये नहीं टूटने वाला है अभी। और ट्रिगर की बात अगर मैं ये देखूं कि मीटिंग होगी हमारे फेवर में, तो उतने ज्यादा मैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ। तो ट्रेड पैक्ट के बारे में डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। और फेड का जो रिजल्ट आने वाला है वो तो क्या उनका जो भी होगा, हमारे यहाँ पर हम ऑलरेडी 25 BPS का रिडक्शन कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ पर उसका उतना ज्यादा बूस्ट बचा नहीं है। अगर कट नहीं होता तो रुपए पे दबाव बनता हुआ दिखेगा। यस, कट नहीं भी होता है तो भी रुपी इंप्रूव नहीं होगा। यस, अगर मैं 2-3 दिन की बात करूं तो जो अभी, क्योंकि हमने बहुत सारा डिक्लाइन हुआ था, हमने GPBR के बीच में इस पे देखा, यूरो के अगेंस्ट में देखा, जापानीज करेंसी के बेस पर देखा, US का तो सभी को मालूम है, इन सभी के अगेंस्ट में हम लोग डिक्लाइन हुए पिछले महीने अच्छा खासा। तो क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट एक होता ना रेंज, तो रेंज थोड़ी सी ओवर हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा पुल बैक मूवमेंट जरूर होगा। एक रिलैक्सेशन में एक रेंज समझ के चलूं तो 87 से 90 के आसपास के इस दायरे में हम अगले 5-6 दिन रहेंगे, लेकिन वापस से 92 के आसपास की एक्सपेक्टेशन है, जो कि सेंटीमेंट बिगाड़ेगी। तो मैम कल के लिहाज से फिर कैसे देखें हम लोग, क्या माने कि जिस तरीके से आज रिकवरी आई है ये एक पॉजिटिव संकेत देती है यहाँ पर, क्योंकि कल आज का तो पूरे जो स्थिति है यहाँ पे एकदम लो को, हालांकि जो लो था उससे तो स्थिति जो है अभी बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे, क्या मान के चले मैम कल की स्थिति पॉजिटिव रह सकती है बाजारों के लिए? ये छलावा है जो भी दिख रहा है ना इसमें फंसना नहीं है। तो निफ्टी में न्यूट्रल स्टैंस रखो, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स है जो इसमें कंट्रीब्यूशन रख रहे हैं, लेकिन रिलायंस जो है क्रूशियल लीड कर देता है, एक डायरेक्शन में लीडर का काम कर देता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर कुछ इंपैक्ट दिख जाता है। बट ओवरऑल बिकॉज निफ्टी इज द मल्टीपल सेक्टर्स के स्टॉक्स का है, तो यहाँ पर आप न्यूट्रल व्यू ट्रेड करो अगर कर सकते हैं तो, अदरवाइज सेल ऑन राइज का इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद। लेकिन बैंक निफ्टी में तो स्ट्रिक्टली सेल ऑन राइज का ही व्यू एंड बेरिश व्यू को ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो आज का थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आया है, इसको चाहे तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह जरूर देख सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट वे अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले कि इसको हम कैसे हैंडल करें मैम, ये पूछने की बात अगर है तो फ्यूचर को बेचिए और एट द मनी मंथली कॉल को, जो कि अभी चल रही है 59,200 के आसपास अभी बैंक निफ्टी है, तो फ्यूचर को बेच के आप एट द मनी कॉल को बैंक निफ्टी में खरीद सकते हैं। इस तरह से आप एक हेज बना लेंगे अपने ट्रेड के लिए, और इस पूरी मूवमेंट को अगर आपके अगेंस्ट में प्राइस गया भी तो भी आपको मौका मिलेगा, और यहां से आराम से जो एक अनदर 700-800 पॉइंट का तो मिनिमम मूव है डाउनसाइड के लिए, इट मे स्ट्रेच अप टू 1100 पॉइंट्स, वो आपको मिल सकता है। ठीक है मैम, अब हम लोग अपने दर्शकों के कुछ सवाल लेते हैं, क्योंकि पूरा पर्सपेक्टिव में हमने समझा दिया यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और किस तरीके से बाजार आने वाले दिनों में पोजीशनिंग उसकी रह सकती है। हमने 360 डिग्री व्यू मैम की हेल्प से आपको क्लैरिटी से रख दिया। अब अविनाश चौधरी साहब कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास 3,700 से रिकवर हुआ है केन्स टेक्नोलॉजी, क्या किया जाए? शॉर्ट टर्म में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? मैम केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर निवेशकों को काफ़ी पेन दिया है स्टॉक ने पिछले कुछ समय के अंदर यहाँ पर, और आज तो इस तरह की रिपोर्ट आई है, आप देखिए कि इसमें जो है बम्पर तेजी की उम्मीद मान के 7,000 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर, और यहाँ तक कि जो रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कई ब्रोकरेज की तरफ से कि जो हुआ है यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट के जो यहाँ पे आंकड़ों को लेकर हुआ है, क्योंकि इनकी सब्सिडरी करीब 11 से 12 सब्सिडरीज हैं, उसमें से 2-3 सब्सिडरीज में अकाउंटिंग को लेकर कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, तो उनका कहना है ये लापरवाही नहीं है, ये बेसिकली चूक हो गई है। इस हिसाब से आप इसको इस नजरिए से देख सकते हैं। देखिए मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग 7,700 के यहाँ पे इन्होंने लक्ष्य दिए रखे हैं। मैम आपका क्या मानना है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी के CFO की तरफ से भी क्लैरिटी आई है, उन्होंने कहा कि ये हो जाता है, यहाँ पर रिसीवेबल्स जो थे वो नहीं, उस पर हम लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी, और यहाँ तक कि अब जो है अकाउंटिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऑडिट भी हम लोग दूसरी कंपनी से करा रहे हैं यहाँ पर, ताकि निवेशकों को और क्लैरिटी मिल सके। ओके सो देखिए, न्यूज तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है हर्षी, हम सिर्फ अभी इसमें स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे दैट व्हाट वी कैन डू हियर। पहले तो जब ये 6,000 के आसपास था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्वेश्चन भी आया था सामने से कि ये 6,000 पर है तो ये 4,142 के आसपास आ जाएगा।
मैंने बोला था हाँ आ जाएगा, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगा उतना मुझे भी नहीं लग रहा था। आई वॉज लाइक कि एक क्वार्टर वगैरह में ये भाव आना चाहिए, वो 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में ही आ गया। सो इट इज अ वेरी फास्ट मूवमेंट दैट हैपेंड इन जस्ट कपल ऑफ डेज। नाउ ये एक हाई बीटा स्टॉक है, ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि जब आप इसमें हाथ डालने वाले हैं एज एन इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर, तो आप समझे कि इसमें जो वोलेटिलिटी है हाई लेवल की रहेगी। सो मैनेज योर रिस्क वेरी वेरी वाइजली, अपनी पोजीशन साइजिंग को ध्यान से करिए, मैनेज करिएगा ताकि आप फंस ना जाएं इन एनी वेज। नाउ ये अभी 4150 के आसपास में है, यस इट इज बायेबल, लेकिन विद व्यू कि अगर ये 3900 के पास चांसेस है कि आ सकता है एक बार और, मे बी 2-3 डेज या जैसे भी, तो अगर 3900 के आसपास ही आता है, आप वहां पर थोड़ा सा टॉप अप कर पाए ताकि आपको एक एवरेज प्राइस बनाना है इसमें लगभग 4070 से 4100 के आसपास का। इस तरह से आप इसमें अपनी प्लानिंग कर सकते हैं इन अ बेटर वे। नाउ स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम यहाँ पर 3400 एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ यहाँ से 4500 ऑनवर्ड्स अप टू 5200 तक। तो ये टारगेट्स है। 7000 मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ, एक साल की बात मैं यहाँ नहीं कर रही, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ये भाव आ सकते हैं, बट प्लीज टू मैनेज द पोजीशन साइजिंग वेरी वाइजली इन इट। ठीक है मैम, एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पे बिलियनियर बॉय के नाम से कह रहे हैं, हर्ष सर अंबाला मैम गुड आफ्टरनून सर, आपको प्री कॉल की बात कर रहे हैं, 520 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनी है यहाँ पर। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से भी, अगर मैं पिछले 3 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखूं तो मैम रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है यहाँ पर, और इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे माइनस दिखता है, लेकिन हाँ कंपनी कैश फ्लो अच्छा खासा है। मैम कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसके पीयर्स कंपनी भी काफी बेहतर रिटर्न बना के पैसा दिया है। देखिए प्रीकॉल जो है अभी अपने सेक्टर से डेफिनेटली महंगी है, लेकिन जो रेट कट हुआ है ना, तो उससे ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर जो प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट में आते हैं या डायरेक्ट कंपनीज के लिए ओईएम करते हैं, उन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। तो इससे थोड़ा सा डिमांड बूस्ट आगे भी रह सकती है, या फिर डिमांड थोड़ा सा बढ़ेगी आगे। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए और प्राइस को कंसिडर करते हुए, साथ में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि आपने आरओसी की बात की है, यस विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, लेकिन साथ में हम इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ भी देखेंगे, तो वो 41% की एज एन इन्वेस्टर मिल रही है अभी। तो कंपनी अगर इस चीज को मेंटेन कर पाती है, तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, ग्रेजुअली फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, तो ये आरओई जो है वो बढ़ सकती है, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड, और दोनों ही आरओसी भी, रॉक भी और इसका आरओई दोनों ही बढ़ सकते हैं। तो इस नजरिए से अगर इसी पेस पर कंपनी आगे भी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर बढ़ता रहा, तो यहाँ पर चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। सो इस थीम के अनुसार, इस पूरे चीज को एनालाइज करते हुए, यस अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो 530 समथिंग आपने कुछ बोला है, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि ये वापस से इसी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में ये 680 के पार फिर से वापस जा सकता है। एंड एक मैक्सिमम टारगेट जो मुझे अगले 6 महीने के अंदर में यहाँ पर दिखता है, वो क्लोज टू 760 के आसपास का है। सो इन टारगेट्स को चेस करते समय आप अपना 580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर किसी को फ्रेश बाइंग के बारे में सोचना है, तो यहाँ पर एक लिमिटेड एक्सपोजर से, क्योंकि जो अब आएंगे उनके पास प्रॉफिट नहीं है पहला, तो जो एक लिमिटेड एक्सपोजर से 580 के स्टॉप लॉस के साथ 680 एंड 760 इन टारगेट्स के लिए इसको देखा जा सकता है। ठीक है मैम, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल यहाँ पर भी हैं, क्योंकि एक कंफ्यूजन की स्थिति है यहाँ पर कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है यहाँ पर इंडेक्स में, और निवेशक जो है बड़े परेशान है कि क्या किया जाए। ऊपरी स्तरों के भाव पे उन्होंने खरीदारी करी, और ये मेरा शायद मानना हो सकता है मैं गलत हूँ, ये बहुत सारे ऐसे निवेशक भी हैं जिन्होंने जब मोदी सरकार आ रही थी यहाँ पे, अभी पीछे हमने देखा इलेक्शन, उससे पहले जो है बहुत सारे पीएसयू, बहुत सारे छोटे स्टॉक्स में खूब पैसा लगाया, और उसके बाद उन्होंने, मुझे लगता है कि काफ़ी बने रहे वो। तो मैम आपका क्या मानना है यहाँ पर, जो निवेशक अच्छे खासे पेन में, आज सुबह एक दर्शक भी कहते हैं 50% लॉस में बैठा हूँ स्मॉल कैप में, मैम क्या करना चाहिए, किस तरीके से अब अपने जो कहें कि पूरे पोर्टफोलियो को वापस डिजाइन करना चाहिए, रीडिजाइन करना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर कि एग्जिट करना चाहिए, क्या पोजिशनिंग करनी चाहिए इस समय? देखिए मैं थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग तो मैं नहीं पूरा बता पाऊंगी, बीइंग इन द सम रिस्ट्रिक्शंस, बट यस अगर एक ऐसा फंड है जो आज की डेट में पूरा स्मॉल कैप है, तो इसका मतलब इट्स हाई बीटा स्टॉक, हाई रिस्क पर वो ऑलरेडी है। थोड़ा सा शफलिंग आज के समय में डिमांड तो करता ही है ये। आप थोड़े से रीट्स को ऐड कर सकते हैं,
थोड़े से गोल्ड के ईटीएफ्स को ऐड कर सकते हैं, थोड़े से सिल्वर के ईटीएफ्स को ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपका एक ऑटोमेटिकली आपके लिए एक हेज क्रिएट हो जाएगा, वन थिंग। एंड जब हमारा जो एक रेगुलर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जब परफॉर्म नहीं कर रही है, तो चांसेस बनेंगे कि जो दूसरी कमोडिटी मार्केट का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाए, और दूसरा जो रियल एस्टेट मार्केट का जो थोड़ा सा बेनिफिट है वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा रिलीव करेगा। ये अदर देन स्टॉक मार्केट के जो जनरल अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इसके अलावा मैंने आपको ये बोला है कि आप इसको चाहें तो बिल्कुल एक बार थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं। नाउ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। होप की वजह से कुछ मत खरीदो। जिस समय खरीद रहे हैं या फिर जिस समय अगर आप पोजीशन साइजिंग को अपने पोर्टफोलियो को अगर आप रीबैलेंस भी कर रहे हो, तो जिस समय खरीद रहे हो सबसे पहले तो आप ये 2-3 चीजों के चेक्स देख लीजिए। कंपनी प्रॉफिटेबल अगर है तो वो सेक्टर से बहुत मल्टीपल्स में तो नहीं है, वन थिंग। अगर ये चेक क्लियर हो जाता है देन आप देखिए कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट तो नहीं है। अगर डेट कम है या फिर डिक्रीजिंग मोड पर डेट है तो फिर आपका एक सेकंड लेवल का आपका ये चेक है। देन आप ये भी इसमें देख लीजिए कि इसके पीर्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा महंगी तो नहीं है। एक सेक्टर कंपैरिजन हमने देखा, एक हमने सेक्टर पीर कंपैरिजन देखा। देन प्लीज लुक एट द चार्ट ऑल्सो। जब इन सारे पैरामीटर्स में ठीक ठाक आ जाए तब आप चार्ट पे देखो कि चार्ट में ओवरबॉट तो नहीं है। तो ये फंडामेंटल आपको ये बता देगा कि आपको खरीदना क्या है, लेकिन टेक्निकल्स आपको ये बता देगा व्हेन टू एंटर इन दैट स्टॉक्स। तो ये 2-3 चीजों को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को खुद से भी रीशफलिंग थोड़ा सा कर सकते हैं। एंड यस, अगर कोई पोर्टफोलियो ऐसा है जो 50 जो पूरा स्मॉल कैप बेस्ड है, थोड़ा सा रीबैलेंसिंग तो कर लेना चाहिए। रीबैलेंसिंग की चलिए मैम ने तरीके बताए यहाँ पर, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर साक्षी जुड़ गई मुंबई से। मैम बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? नमस्ते सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आपका शो हमेशा देखती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और आप और दर्शकों को भी, अपने साथियों को भी, फ्रेंड्स को भी प्रेरित कीजिए कि वो इस शो से जुड़े, इसका हिस्सा बने। यहाँ पर क्या कंसर्न है मैम आपका? कौन से स्टॉक्स को लेकर पोजिशनिंग है आपकी? क्या मतलब मार्केट को लेकर अभी जो जिस तरीके से साफ तौर पे गिरावट देखने को मिल रही है, कि आपका पोर्टफोलियो भी लाल हो रखा है क्या? जी सर, और मैंने गिरावट में ही मेरे पोर्टफोलियो में एडलविसेस ऐड किया था अभी कुछ ही दिन पहले। वो मेरे लेवल से और नीचे आ गया। मुझे लगा था वो अभी इससे नीचे और नहीं जाएगा, तो ऐसे ही चल रहा है अभी। तो वही मेरा कंफ्यूजन। सर एडलविसेस लिया था मैंने 106 पे जी, तो अभी वो 101 पे, अभी 100 पे चल रहा है वो। तो वही मेरा कश्मकश था कि मैं इसमें और ऐड करूं, कि मेरे नजर में एक और स्टॉक था स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज करके। मैं उसमें या फिर नहीं तो मैं उसमें नई एंट्री करूं, मुझे पूछना था। और स्टरलाइट में अभी फिलहाल ये लेवल सही रहेगा कि और नीचे आने की भी संभावना है? मुझे मैम से जानना था। ठीक है मैम, मैं आपको मैम से एडवाइस दिलवाता हूँ। लेकिन आपको पता ही होगा हम लगातार अपने जो हमारा एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, मेगा इवेंट होने जा रहा है मुंबई का, उसकी जानकारी है आपको? हाँ जरूर है सर। तो मैम बिल्कुल आप आइएगा हमारे इवेंट में। रजिस्टर जी, रजिस्टर किया है आपने? जी सर। तो एक बार हम अपने दर्शकों को बताए थे, देखिए, फिर उसके बाद आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए द ग्रोथ मल्टीप्लाई फिनफेस्ट है यहाँ पर, 12-13 दिसंबर को हो रहा है द ललित होटल में यहाँ पर। और आप यहाँ पे देखिए कि जहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इवेंट में, तो यहाँ पे बचत, निवेश और ट्रेड को लेकर हर तरह के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और यहाँ पे इस कार्यक्रम के अगर आप देखें तमाम बारीकियों को अगर मैं बताऊँ तो टाइटल स्पॉन्सर जो है वो संचय CRM है फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज हैं। डायमंड स्पॉन्सर जो है डबल टिक है, बड़ौदा BNB परिवास म्यूचुअल फंड। प्लैटिनम स्पॉन्सर है एक्सिस म्यूचुअल फंड है, ITI म्यूचुअल फंड है, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, ऑस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बी रिच है। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर अशोक व्हाइट ओक है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361 है। इसके अलावा सिल्वर स्पॉन्सर बटुक गोल्ड, कैनरा रोबोको और नॉर्दर्न ऑक। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसमीडिया पार्टनर SP सीनेट ग्रुप भी है। तो ये तमाम स्पॉन्सर्स हैं और बड़े बड़े दिग्गज नाम तो आपको दिख ही रहे हैं, नितिन गडकरी से लेकर एकनाथ शिंदे तक, राघव चड्ढा तक। तो आप आइए और मौके का फ़ायदा उठाइए यहाँ पर। अब अंबाला मैम, आपने सवाल तो सुन लिया, तो क्या किया जाए? साक्षी जी का जो पेन है यहाँ पर स्टॉक को लेकर, और खासतौर पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में क्या पोजीशन खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर? नहीं, अभी मत करिए। आप इसमें वापस से जो फ्रेश बाइंग करना है ना, 85 के आसपास कर सकते हैं। अभी ये 96 पर है। सो आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको कि क्या ये और गिर सकता है? हाँ, 85 तक आराम से गिर सकता है, मतलब उसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं है।
और एडलविस में अभी आपको और एवरेजिंग करने की मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है. प्लीज डू नॉट डू एवरेजिंग. इंस्टेड मेंटेन अ स्टॉप लॉस. अ हेल्दी स्टॉप लॉस इन दिस इज 97 रुपी का, यानी आज का जो लो है ना, आप इसी को एक स्टॉप लॉस की कंसिडरेशन में रखें. आज 98 का लो बनाया इसने, आप 97 का एक स्टॉप लॉस रखें. या तो अगर ये इसके नीचे गिरता है तो फिर यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है. इसीलिए 97 का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ. जैसा है उतना ही रखें, एड ऑन करने की जरूरत नहीं है. STL टेक में अभी भी 85 तक आने के चांसेस है. बिल्कुल. बड़ी टेंशन साक्षी जी को गई. 106 के भाव पर खरीदा भी तो स्टॉक 101 के भाव पर है. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे तो जाहिर सी बात है उसका असर मल्टीप्लायर के तौर पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा. इसके अलावा जी मैम, एग्जिट मिल जाएगा. अगर ये चाहे तो एक एग्जिट प्लान कर सकते हैं. जैसे जैसे स्टॉक 107 रुपए के आसपास जाए तो आप थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं. 100 पर फिर ट्रेल कर लीजिए. इस तरह से आप उसको होल्ड कर सकते हैं विदाउट एवरेजिंग. ठीक है, विदाउट एवरेजिंग यहाँ पर मैम ने यहाँ पे सलाह दे दी. एक हमारे यूजर हैं, बेसिकली यूजर के नाम से उन्होंने आईडी बनाई है, दर्शक हैं, कह रहे हैं मेरे पास बंधन बैंक के 100 स्टॉक हैं 182 के भाव पर. इसको अभी एवरेज करूं या होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं, प्लीज सजेस्ट कीजिए. मैम, बंधन से बंधना सही है या नहीं मैम? बंधन से बंधना सही है कि नहीं? सेक्टर ना देखिए, थोड़ा सा तो महंगा है ये. मैंने जो अभी कुछ एक चेक्स दिए थे ना, तो आप देखो कि सेक्टर से महंगा है, राइट. लेकिन इस कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट मिस्ड है. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके टेक्निकल्स के बेस पर अगर आप सपोर्ट को बाय करने की कोशिश करेंगे ना, इट वोंट वर्क आउट. या फिर बहुत दूसरी कंडीशन होनी चाहिए. तो वो इनमें से कुछ भी यहाँ पर नहीं है. तो अगर आप जी एक आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए. आई वुड लाइक टू सजेस्ट अ स्टॉप लॉस रादर एनीथिंग एल्स. आप 132 का एक स्टॉप लॉस रखें. अगर ये कट जाए तो छोड़ दीजिए. फिर कभी अगर दोबारा इसमें एंट्री की चांसेस बनेंगे, आई विल शेयर. बट एज ऑफ नाउ स्टॉप लॉसेस शुड बी देयर एंड इट इज 133. ठीक है मैम. मैम, एक चीज और हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे मैम, इफ यू टेक वाटर प्लीज हैव इट मैम. यस मैम, इट्स या थैंक्स. ओके. और इसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पर जो है, अपने दर्शकों को हम लोग बताते हैं, यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं. यहाँ पे देखिए अब रिकवरी जो है और होती चल रही है और 25,900 के लेवल के आसपास हम लोग यहाँ पे पहुँचते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर. और अब जो है करीब 25,893 के लेवल्स पर है. मैम, अभी इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ आपको पसंद आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि जिस तरीके से रियलिटी ने कम बैक किया है, बहुत पिटाई हुई पूरे साल भर में मैम इसकी. अब PSU बैंकिंग ने पहले ही पैसा अच्छा खासा बना के दिया, लेकिन अभी और इसमें जान बाकी आपको दिख रही है, या फिर कहीं और फोकस करना चाहिए यहाँ पर? आपका क्या मानना है? कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आज अच्छा चल रहा है यहाँ पर. 5 सेक्टर्स हैं जो अभी थोड़ा बेटर कर सकते हैं जी. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल, NBFCs, बैंकिंग एंड वन इज रियल्टी. तो इसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने हैं. तो ये 5 सेक्टर्स थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. और यहाँ पर हम चाहे इनफैक्ट रियल्टी में थोड़ा सा ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है. जैसे मुझे याद है मैंने IT के लिए बार बार बोला था ना, तो समथिंग लाइक अभी IT तो अभी भी चलेगा थोड़ा सा पुल बैक के बाद में. बट 5 और सेक्टर्स हैं जो कि आप फोकस कर सकते हैं. तो रियल्टी में थोड़ा सा ज्यादा एक ग्रोथ दिख सकती है एज कंपेयर टू दूसरे सेक्टर्स के. तो हम रियल्टी के स्टॉक्स को चाहें तो एक बार कंसिडरेशन में ला सकते हैं. वो भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो महंगे ना हो, जिसमें प्राइस एक्शन भी ठीक हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, सच काइंड ऑफ. जी. एक दिलीप व्यास जी का भी सवाल लेते हैं मैम, राजकोट से हैं. कह रहे नमस्कार हर्ष सर. नमस्कार सर. आपका कह रहे हैं बेल में गिरावट में बाइंग करना सही रहेगा क्या यहाँ पे? क्या मैम का, अंबाला मैम का क्या नजरिया है, प्लीज बताएं. आभार. हाँ देखिए, BEL अभी 390 पर. देखिए ये सवाल अधूरा सा लगता है. आपको समय कितना देना है इसको, दैट नीड्स टू बी देयर. तो अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो आप 390 पे 391 पे खरीदिए, स्टॉप लॉस रखिए 372 का, टारगेट एक्सपेक्ट करिए 400 से लेकर के 410 के. बट अगर आप एक इन्वेस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर इन माय ओपिनियन लिटिल मोर पेन इज एक्सपेक्टेड विच मे लीड टू BEL अप टू 360. तो 360 तक तो आ जाएगा मुझे बिल्कुल आसानी से लगता है. इसके बाद भी खरीदना है या नहीं वहां पर थोड़ा देखना होगा. तो 360 को तो पहले वेट करिए, आप आने दीजिए. उसके बाद फिर से जब ये 360 पर आए तो एक बार दोबारा आपका सवाल पोस्ट करिएगा. दैट टाइम क्या कंडीशन बन रही है ओवरऑल मार्केट के, रुपी क्या वगैरह चल रहा है, फिर हम थोड़ा एक बार डिस्कस करेंगे. बट येट टू कम 360.
बिल्कुल मैम। और दर्शकों का देखिए, मुझे लगता है जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने हुए हैं उनके मन में ये जरूर सवाल होगा जो 500 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई इस गिरावट में खरीदारी करनी है नहीं करनी है, कितना नीचे आएगा। तो मैम ने एक लेवल तो यहाँ पे दे दिया मैम, तब भी वेट करना है यहाँ पर कि भाई अभी खरीदारी तो नहीं करनी ना फिलहाल के लिए। तो नो, एवरेज भी करना है तो 360 के आसपास एवरेज एक्चुअली, हाँ 360 के आसपास तो कर सकते हैं। 360 के आसपास एवरेजिंग की यहाँ पे सलाह रहेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स है, रेलवे को लेकर भी है यहाँ पे, दर्शकों के लगातार सवाल बने हुए हैं यहाँ पे, कुछ और भी सवाल है। लेकिन मैम इंडिगो के ऊपर क्या किया जाए? हाँ मैम प्लीज बोलिए। कैंस को बाय किया जा सकता है, ये मिस हो जाएगा अगर किसी को खरीदना है तो 4160 के आसपास अभी ले सकते हैं। 3900 मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मौका है, फिर ये मिस हो जाएगा। इफ समवन वांट्स टू एंड कैश दिस, थोड़ा सा मौका है लो रिस्क रिवॉर्ड पर, तो वन कैन ट्राई फॉर दिस। इंडिगो देखिए, मैंने 4100 और 4100 4022 48 के आसपास बोला था ना कि आ सकता है, तो जी 4700 मुझे 4700 बोला था। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, आपको लग रहा है कि पेन और बढ़ेगा यहाँ पर? क्योंकि आज तो काफी स्थिति बेहतर है, लेकिन हाँ तमाम रिपोर्ट्स में टॉप लाइन और बॉटम लाइन की ग्रोथ जो है उसको लेकर मान के चल रहे हैं अच्छा खासा दबाव आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है यहाँ पर। यस दिखेगा ही, और अभी भी आप इसको अभी मत खरीदिए, अभी थोड़ा और सरकेगा ही। अभी जब ये थोड़ा 4300 तो बिल्कुल मान के चले कि आ जाएगा। 4200 के आसपास, 4300 की इस रेंज में आप प्राइस अलर्ट लगाइए। रेंज में इसलिए देती हूँ ताकि एक ही दिन में बाय ना करें आप, थोड़ा थोड़ा सभी प्राइस का एक एवरेज प्राइस मिल जाए। तो 4300 की तैयारी में रहिए, आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है। अच्छा आ सकता है। हमारे साथ देखिए एक और कॉलर जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर कुलावा मंडी से। अच्छा कुलावा मंडी से बोल रहे हैं सर। आपने मुझे एकदम जो हमारे वेटरन एक्टर थे धर्मेंद्र जी, उनकी याद दिला दी, और हम सब उनके फैन थे और बहुत ही बेहतरीन अदाकार थे। सर आपका कंसर्न कौन से स्टॉक को लेकर है यहाँ पर? SGVN। किस पे सर? SGVN SVJN पे। अच्छा SJVN के ऊपर सर। 130 शेयर खरीद रखे 90 के भाव पर सर। सर 90 के भाव पर खरीद रखे 130 शेयर। जी। तो अभी वैसे आपका क्या पोर्टफोलियो में इसका कितना, मतलब परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना सर इसमें पार्टिसिपेशन है आपका SJVN पे? पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है आपकी? अभी तो मान लो 2000 के आसपास लॉस में। 2000 के आसपास लॉस में आप बैठे हैं। तो पेन इसलिए मैं लगातार पूछ रहा हूँ कि दर्शकों के निवेशकों का पेन जो है वो लगातार बना ही हुआ है यहाँ पे। मैम SJVN को लेकर तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अच्छी खासी पोजीशन ले रखी है यहाँ पे। 90 के भाव पे इन्होंने भी 130 शेयर्स ले रखे हैं स्टॉक में। आपका क्या मानना है, होल्ड करना चाहिए यहाँ पे या बेच दे निकल जाए? आप इसको 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं क्या? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बेचने की सलाह तो नहीं देना चाहती। मैं आपको ये जरूर बोल सकती हूँ कि ये अगर 60 के आसपास चांसेस भी हैं कि ये अगर 60 के आसपास आए तो आप थोड़ा हिम्मत करके, अगर आपके फंड आपको अलाउ कर दे 3 साल के नजरिए से, आप कोशिश करिए आपके एवरेज प्राइस को बेटर बनाने की। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज छोड़िए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए 3 साल के लिए। ये चलेगा लेकिन अपने तरीके से, अपने टाइम से चलेगा, क्योंकि जो चीज ये एक्सपेक्ट कर रहा है ये स्टॉक, वो यहाँ पर अभी फिलहाल मिल नहीं रही है। सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डुओपोलिक कंपनी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मार्केट में इतना ज्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच, इन्वेस्टर बन के रह जाए अगर आप, तो ये आपको कुछ दे जाएगा। अभी एवरेज नहीं कर पाएंगे अगर आप, तो कोई बात नहीं, एज इट इज छोड़ दीजिए कुछ 3 साल के हिसाब से। एंड यही एक मेरी सिंसियर सलाह होगी। एग्जिट कराना मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको एक पैनिक एग्जिट करने की मैं सलाह नहीं दूंगी। यहाँ पर आप थोड़ा रुको इसमें। ठीक है। अच्छा मैम एक और यहाँ पे जो सेक्टर है जिसकी पिटाई हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर जो है बेसिकली भारत से आने वाले चावल को लेकर एक नया टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप कोई भी स्टॉक यहाँ से जो उठा के अगर देख लेंगे यहाँ पे चाहे आप KRBL को देख लीजिए, LT फूड्स को देख लीजिए, इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ समय पहले ही
यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो उनके संसद है वहाँ परिषद जो है वहाँ से एक ऐलान होता हुआ दिखा था कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो आने वाले चावल हैं उनमें हम लोग सेफ गार्ड मैकेनिज्म के तहत ड्यूटी लगाएंगे, वो भी 2027 के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो। लेकिन इन्होंने तो साफ तौर पे संकेत दे दिए यहाँ पे। तो जिस तरीके की गिरावट अब तो देखिए 6% थी, अब तो फिर भी यहाँ पे 2-2.5% रह गई है। ऐसे में कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर अभी थोड़ा सा इस स्पेस से दूर आ जाए? एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास तो वापस से बाइंग कर सकते हैं, बट अभी मैं एक चीज पर और ध्यान देना चाहती हूँ। मुझे याद आया आपने ये न्यूज छेड़ा है तो थोड़े ही दिन पहले लाइक 1 मंथ एंड सो भारत ने बासमती राइस को शायद पाकिस्तान के साथ में दूसरी कंट्री के साथ इस बैटल को कि ये बासमती राइस इंडियन ओरिजिनेटेड है, इसको लूज कर दिया था कि ये बासमती बिलोंग्स टू इंडिया ओनली। तो वो उस समय स्टॉक काफी गिरे थे ये। तो उस गिरावट के बाद अब ये वापस से जो एक न्यूज आई है ये ऐसे लेवल पर आ गई है, अगर जहां पर टेक्निकली देखें तो कई सारे स्टॉक सपोर्ट पर आए थे। तो अगर आपका जैसे टू बी स्पेसिफिक KRBL है अभी 390 के आसपास में अभी है, आप इसमें तुरंत बाय ना लेकर के अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 365 के आसपास बाइंग के बारे में सोचिए। तो यहाँ आपको एक बहुत ही बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 390 पे ना खरीद के इसको 365 के आसपास बिल्कुल देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 345, टारगेट रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 410 से 435। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ले सकते हैं। और जब फूड इंडस्ट्री की बात आती है ना हर्षी, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में। आप लगा देंगे बासमती राइस के, मतलब ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि जब आपको मौका मिले, डिप्स मिले प्रॉपरली, तब आप वहां पे खरीद सकते हैं। और बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त बात बोली है। मतलब आप ये देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी चलता है बासमती चावल को लेकर, और दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं इस चीज़ को लेते हैं। कई बार इस कैटेगरी में पाकिस्तान जीत जाता है, कई बार इस कैटेगरी में वो होता है यहाँ पे भारत भी जीत जाता है। तो उस तरह की चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती हैं यहाँ पे। एक दर्शक का सवाल लेते हैं यहाँ पर जो है, और भी बहुत सारे सवाल। कजारिया ACR यहाँ पर जो है महेंद्र जी का एक सवाल थे। नमस्ते सर, मेरे पास कजारिया सर के शेयर हैं 1262 के भाव पर, क्या करना चाहिए यहाँ पे? लॉस बुक करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए? यहाँ पे एवरेज तो नहीं करना है जी। और आपको आज के प्राइस के बेस पर आप लॉस भी बुक मत करिए। आप इसको एक स्टॉप लॉस दे दीजिए, दैट इज 998 का 998 का एक स्टॉप लॉस दे दीजिए। अगर इसके नीचे जाता है तो बिल्कुल आप इससे फिर अटैचमेंट मत रखो, फिर निकल जाइए, बिकॉज आफ्टर दैट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज फार अवे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच रखिए आप 998 तक, जब तक ये सस्टेन है आप भी रहिए, जब तक निकल जाए तो फिर आप भी निकल जाइए। एंड मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, चांसेस हैं कि ये 998 शायद ब्रीच भी कर देगा। अच्छा, ब्रीच भी कर जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पे देखिए सलाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक वैभव राठौर जी हैं, कह रहे मैम HAL के 70 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 4150 के भाव पर, क्या होल्ड कर सकते हैं या सेल कर दूं? लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर आपको कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। आप एवरेज करने का एक कोशिश करिए, अगर 4000 पे आ जाए तो आप एक बार 4000 के आसपास थोड़ा बहुत और अराउंड करने की कोशिश करिए। बाकी लॉन्ग टर्म का मतलब देखिए, आपकी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन भी लोगों की चेंज होती जा रही है। 6 महीने 9 महीने को आजकल लोग लॉन्ग टर्म की बात करने लगे, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। एनीथिंग विच यू आर होल्डिंग फॉर अनदर मोर देन 1 ईयर इज कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उतने में तो ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 4000 के पास आ जाए तो आप उसको थोड़ा बहुत एड ऑन कर लीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो पेशेंस है आजकल वो है नहीं निवेशकों के बीच में। उनको लगता है कि तुरंत हड़बड़ी में पैसा बनाया जाए यहाँ पर, लेकिन थोड़ा कई बार जो फ्रूटफुल होता है वो इंतज़ार होता है, पेशेंस होते हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छे अभी हम लोग आंकड़े ही दिखाते हैं इंडेक्स में भी, जिन्होंने 5 साल तक टिके तो बहुत अच्छा पैसा बनाते हुए दिखे। आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग थे यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉक्स और सवाल हैं, हम लोग लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। मैम एक सवाल RVNL के ऊपर भी ले लेते हैं, यहाँ पे राजन जी का है। रेलवे स्टॉक को लेकर यहाँ पे क्या करना चाहिए यहाँ पे RVNL को लेकर, और बजट जब नज़दीक हो ऐसे में किस तरीके का यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए? RVNL मैं एक्चुअली IRCTC देख रही थी। प्लीज एक बार याद दिलाइएगा कि हम इसको देखेंगे एक बार IRCTC को। इसमें कॉल एक ट्रेड बन सकता है। लेट्स ओके, RVNL अभी सिमिलर है, IRCTC RVNL दोनों में थोड़ा सा रिस्क है कंपैरेटिवली। अगर ये चल जाता है तो रिवॉर्ड आपका बेटर है। दोनों ही पिक्स आपके बजट से एसोसिएटेड है, बजट की एक्सपेक्टेशन इन लाइन है, और साथ में टेक्निकल
टेक्निकल बेस की पिक है, इसमें मैं कोई फंडामेंटल पिक नहीं सजेशन नहीं दे रही हूँ। सो RVNL अभी 312 313 के आसपास में है। योर रिस्क इज एक्सट्रीमली लो, जस्ट एट 290, बट द रिवॉर्ड पॉसिबिलिटीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 330 अप टू 365। तो RVNL को आज की डेट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर बिल्कुल देखा जा सकता है, बिकॉज रिस्क इज लोअर एज कंपेयर टू द पॉसिबल टारगेट्स। नाउ IRCTC का मैं बताना चाहती हूँ हर्षी, अगर पॉसिबल है तो। यस, सिमिलरली IRCTC एक्सक्यूज मी 670 के आसपास है ये अभी, 671 तक भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक कंबाइंड स्टॉप लॉस रखेंगे और वो भी छोटा ही रखेंगे 645 का, बट इसके अगेंस्ट में जो टारगेट्स हम देख पाएंगे 690 ऑनवर्ड्स अप टू 730 तक हमको एक टारगेट मिल सकता है, और ये एक पुल बैक मूवमेंट को हम ट्रेड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके पोजीशन साइजिंग को ठीक से ध्यान में रखे, और जब भी आप कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में जब आप कोई भी कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, तो वहां पर इन जनरल स्टॉप लॉस हंटिंग रेट, हिट रेट तो ज्यादा रहता है, बट रिवॉर्ड परसेंटेज वाइज कंपेरेटिवली बेटर रहता है। तो इस चीज को समझ के आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। दोनों स्टॉक अभी हम कॉन्ट्रा व्यू के साथ में यहाँ पर प्लान कर सकते हैं बॉटम बाइंग के लिए। जी, तो यहाँ पे देखिए आपको इस बाजार में भी आपको मैम ने ट्रेड दे दी, तो क्योंकि ऐसे बाजार में तो है यहाँ पे टेंशन निवेशकों के दिमाग में रहती है, लेकिन मैम की तरफ से यहाँ पे एक राय दी जा रही है, तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा मैम मैं आपसे पूछना चाह रहा था IT सेक्टर को लेकर, रेट कट की होप के बावजूद देखिए आप TCS देख लीजिए, कोफोर्स देख लीजिए, SCL टेक देख लीजिए, तमाम जो यहाँ पे स्टॉक्स उनमें एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और पिछले कुछ समय में देखिए ये ज़रूर हुआ है कि IT स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके पैसा बना है। मैम आपका क्या मानना है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? पुल बैक में खरीदना चाहिए। TCS, विप्रो, ये दोनों स्टॉक्स तो मैंने अपर उजाला के प्लेटफॉर्म पर रेकमेंड किए ही है, और दोनों में आई एम हैप्पी एंड व्यूअर्स भी हैप्पी होंगे, क्योंकि दोनों में ही टारगेट्स हो गए हैं। विप्रो का 262 का एंड TCS का 3200 का टारगेट्स हो गए हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी भी जो पुल बैक इसमें आ सकते हैं, आएंगे, एक्चुअली आ सकते नहीं, दोनों ही स्टॉक्स में या फिर IT स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा। आप डिप्स में खरीदने की कोशिश करिए। उसका मेजर रीजन मैंने शुरुआत में जैसे बोला था कि हमारी जो करेंसी है थोड़ा सा पुल बैक जरूर एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन इसके बाद में वापस से लोअर लेवल की तरफ ही जाएगी। 92 तक तो आई एम सीइंग इट। तो उसकी वजह से IT को बहुत बेनिफिट मिलता है, IT के लिए जो मार्जिन है वो बेटर हो जाते हैं। सो सिमिलर व्यू, इसका इम्पैक्ट पुल बैक में आप एनकैश करने की कोशिश कर सकते हैं IT स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली TCS, हैप्पीएस्ट माइंड, विप्रो, इन्फोसिस। अच्छा मैम, एक चीज़ हमारे दर्शकों को समझाइए मैम, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो हैं वो मोनोपोली स्टॉक की बात ज़रूर करते हैं। वो कहते हैं कि मोनोपोली है तो ये स्टॉक कंपनी जो है आगे बहुत बेहतर रिटर्न दे सकती है, ये इनका मानना होता है यहाँ पे, और मोनोपोली स्टॉक्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस करके रखते हैं। अब हमने देखिए इंडिको के मामले में ये केस देखा है, यहाँ पे मोनोपोली थी, हालांकि मैम फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिली। उसके बाद हम आ जाते हैं मैम टेलीकॉम के सेक्टर पे, तो हम सब जानते हैं एयरटेल है और जियो है मैम। वोडाफोन आइडिया तो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट शेयर कितना कम होता लगातार चला जा रहा है मैम। कायदे से डोनोपोली जो है वो डियोपोली यहाँ पर भी स्थिति देखने को मिल रही है। उसके बाद मैम अगर हम आते हैं स्विगी और जोमेटो के ऊपर, यही दो कंपनियां हैं। सीमेंट पे आप आ जाइए, सीमेंट पे भी आप हम सब जानते हैं कौन दो ही ग्रुप हैं बेसिकली यहाँ पर भी मैम। तो ये तमाम जो है मैम आपके हिसाब से जो ड्यूपोली वाली कंपनीज हैं या फिर कहें कि मोनोपोली वाली कंपनी पे, उसके हिसाब से मैम किस तरीके से पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या यहाँ पर एक बड़ा दाव लगाना चाहिए इस तरीके से मोनोपोली स्टॉक्स के ऊपर, या फिर थोड़ा सा एक लिमिटेड हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, ओवर रिस्क आप कभी भी करेंगे तो मुश्किल ही जाएगी, और थीमेटिक इन्वेस्टमेंट आप इसको बोल लीजिए या फिर आप इसको मोनोपोलिक इन्वेस्टमेंट। मोनोपोली तभी होते हैं जब आप किसी थीम की तरफ जा रहे हैं ना। तो टू बी स्पेसिफिक, अगर आप किसी मोनोपोलिक स्टॉक में एंट्री बना भी रहे हैं तो एक स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये सिंपल थंब रूल कि जब भी आप पैसा डाल रहे हैं उसके खुद के साइकिल्स हैं, उन साइकिल्स के हिसाब से वो इंडस्ट्री मूव करेगी और उस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ चल रही है ये चीज आपको देखनी है। और उस कंपनी में जब आपने पैसा डाला था उस समय उस कंपनी का मार्केट शेयर कितना था और समय के साथ साथ क्या वो मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ या घटा, ये आपको ट्रैक करना चाहिए। दूसरा चीज ये कि एक साइकिल कंप्लीट करते करते किसी भी स्टॉक को 5 साल का समय लगता है। अमूमन ये माना जाता है कि अगर एक 5 साल पुराने इन्वेस्टर है और आपके इन्वेस्टमेंट पे मार्केट अगर ठीक चल रही है, इंडेक्स ठीक चल रहा है, तो जनरली वो बेटर रिटर्न मिल जाते हैं।
तो ओवर इन्वेस्टमेंट किसी भी थीम पर, किसी भी मोनोपोली स्टॉक में अगर आप करोगे तो आप अपनी कैपिटल को जस्टिफिकेशन नहीं देते। इसके अगेंस्ट में व्हाट यू कैन डू, मेरे दिमाग में एक, मैं ये जनरली पसंद करती हूँ, किया तो नहीं है लेकिन पसंद जरूर करती हूँ, कि जब आप मोनोपोलिक स्टॉक में आ रहे हैं ना, तो जैसे जब भी आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का प्लान करें, आपकी एंट्री प्राइस से जब भी आपने लिया है वो स्टॉक, अगर वो 10% करेक्ट हो रहा है तो आप उसमें ग्रेजुअल 10% पे थोड़ा थोड़ा एड ऑन करें, लेकिन व्यू वही 5 साल का रखना चाहिए। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं तो आप अपने एवरेज प्राइस को इस तरह के मोनोपोली स्टॉक में बेटर कर पाएंगे। और इंडीड होता यह है कि जो मार्केट के पुलबैक्स हैं जिसमें प्राइस घटता है, तो कई सर्टेन टाइम्स ऐसे होंगे कि आपका जो प्राइस है वो बेटर एवरेज प्राइस रहेगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी इन प्रॉफिट। तो इस चीज को, इस स्ट्रैटेजी को हम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है कि आपके पोर्टफोलियो में, सिंपल मैं समझाती हूँ, पोर्टफोलियो को एक थाली लीजिए, खाने के जैसे 56 भोग थाली होती है ना, या हमारी जब खाने की प्लेट होती है, उसमें आपको सब कुछ चाहिए। आपको जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, तो वो सब चीज का जब कॉम्बिनेशन होगा तब आपकी बॉडी एक अच्छी से हेल्दी बॉडी बनेगी। एंड सिमिलर थिंग आपको अपने पोर्टफोलियो में भी करना चाहिए। पोर्टफोलियो में सब कुछ रखो, लेकिन उतना ही कि इनडाइजेशन ना हो, यानी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दिया। और एक दर्शक है फिजिक्स वाला के ऊपर सवाल पूछ रहे, तो अभी हम लोग खबरों का खेल स्टार्ट करेंगे, तब आपका सवाल ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आज स्टॉक में एक अच्छी तेजी बन रही है यहाँ पे, और समझेंगे कि क्या वजह रही है यहाँ पे। लेकिन एक लक्ष्मी जी का सवाल लेते हैं मैम, GMR के ऊपर। इन्होंने कहा बाई और नॉट। मैं कभी कभी चीजें थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, ये समझ के कि शायद सामने वाला, मतलब मेरा वो अप्रोच है कि मैं किसी तरह से तुम्हें समझा दूं, तो अगर आपको लगे कि नहीं ज्यादा टाइम हो रहा है तो आप मुझे रोक दीजिए। नहीं मैम, देखिए अभी वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे पेन हम लोग देख रहे हैं निवेशकों का, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, और ऐसे में आप समझा रहे हैं यहाँ पे फंडामेंटली चीजें, तो वो समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। कम से कम आप खुद से तो आप अपने मतलब चीज़ों को देखिए, समझिए, और दूसरा समझा रहा है तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ताकि नुकसान कम से कम हो सके यहाँ पर। और वो बहुत अच्छी चीज़ है मैम जी, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप समझा रहे हैं यहाँ पर, और ये दर्शकों को समझना भी चाहिए यहाँ पर। तो मैम GMR के ऊपर जानना चाह रहे हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि अपना अभी कहा कि मैं खरीद सकती हूँ कि नहीं खरीदूँ, GMR के ऊपर लक्ष्मी जी का सवाल है। GMR अर्बन इंफ्रा, आई मीन GMR एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब मैम इन्होंने सिर्फ GMR लिख दिया, तो मान के GMR एयरपोर्ट ही होगा, मान के चलिए, क्योंकि ज्यादातर जो है रिटेल जो है यहीं पर ही है। ओके, ठीक है। तो देखिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए तो इट्स नॉट गुड एज ऑफ नाउ। आपको इसमें एक बेटर प्राइस मिलेगा, जो वापस से, जो पहले से है, आप डरना नहीं है। लेकिन ये फिर भी एक बार अगर ये 94 पर गए तो आपको सरप्राइज भी नहीं होना है। करंटली इट इज एट 100, तो आराम से यहाँ पर 6-7% की एक डिप बाकी है, तो 94 के आसपास इसमें वापस से फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, जो पहले से है। और आपकी बाइंग अगर 94 के नीचे की है तो ही होल्ड करिए, अगर इसके ऊपर की है तो चाहे तो आप प्रॉफिट आज बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारे सवाल और भी हैं, उनको भी लेते रहेंगे बीच बीच में शो के दौरान, लेकिन अभी हमारा जो सेगमेंट है खबरों का खेल का, उसका टाइम हो गया। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, खबरें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि खबरों के हिसाब से बाजार जो है रिएक्ट करता है, स्टॉक रिएक्ट करता है, फंडामेंटली जानकारियां आपको मिलती हैं, और उसके हिसाब से आपको समझने की और क्लैरिटी मिलती है कि आगे कंपनी क्या करने वाली है, क्या स्टेप्स कर लेने वाली है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप की खबर क्या निकल के आई है, अमेरिकी जो चिप मेकर कंपनी है इंटेल, इसके साथ जो है एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखा है। देश में सेमीकंडक्टर बनाने और असेंबल करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है यहाँ पे। डोमेस्टिक चिप प्रोडक्शन डिमांड पूरी करने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है यहाँ पर। तो मैम हमने देखा पीछे कि लगातार जो है सेमीकंडक्टर को लेके, चाहे आप रिलायंस की बात कर लीजिए, अडानी ग्रुप की बात कर लीजिए, तमाम कंपनियां जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टाटा ग्रुप जो है चिप प्रोडक्शन की डिमांड को लेकर यहाँ पे एग्रीमेंट करता हुआ दिख रहा है। इंटेल के साथ यहाँ पे जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस नजरिए से देखना चाहिए मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं मैम टाटा, और उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी, लेकिन फिलहाल टाटा के ऊपर फोकस करें तो उसमें टाटा टेक्नोलॉजीज भी आ जाता है यहाँ पे, और दूसरे स्टॉक्स भी आते हैं यहाँ पे। क्या करना चाहिए मैम? ओके, मैं पहले आपको टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में आज थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट पे 714 के पास में है, एंड यहाँ से लो रिस्क पर एक बार अटेम्प्ट बनता है। तो इसमें क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट, क्यों मैंने बोला है कि अपनी बाकी जो कंपनीज है ना उनको सपोर्ट करता है, तो अगर किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे तो इसको बेनिफिट मिल सकता है। अब
टाटा टेक्नोलॉजीज जो अभी चल रहा है 650 के आसपास, 653 के आसपास, इसको थोड़े से स्लो मोड पर धीरे धीरे के धीरे धीरे करके इसमें एक इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन जोन बताना चाहूँ मैं, 650 अब चल रहा है और 570 तक एक्यूमुलेशन जोन ही रहेगा एक इन्वेस्टर के हिसाब से। और कभी भी जब आप कोई ऐसी न्यूज देखते हैं तो ये एक हैवी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट वाली एक न्यूज है जिसका असर आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, ग्रेजुअली दिखेगा कंपनी बैलेंस शीट्स में। न्यूज के इम्पैक्ट पर 1 या 2%, 4% तक आप चढ़ सकते हैं अगर आप एक लार्ज कैप या फिर मिड कैप, लार्जर टू मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट उसके बाद की चढ़ावट धीरे धीरे के मोड पर इन्वेस्टिंग के थ्रू ही मिल पाती है। तो आप इसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं डेफिनेटली। और यहाँ से जो एक एवरेज टारगेट मैं यहाँ पर देख पाती हूँ वो 750 ऑनवर्ड्स है और 700 से 800 तक की छलांग ये स्टॉक लगा सकता है अगर आपने इसको कम से कम 7 से 8 क्वार्टर्स का टाइम दे दिया तो, और ये पॉसिबल हो जाएगा इसके लिए। तो ग्रुप वाइज इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इन्होंने असेंबली जो वर्ड यूज किया है, ज्यादातर असेंबली की ही चीजें होंगी। जी बिल्कुल मैम। और टाटा टेक्नोलॉजीज मुझे याद है अच्छे से 500 का प्राइस बैंड था मैम इसका, वापस वहां पे तो नहीं जाएगा ना अब, क्योंकि बहुत पेन झेला है निवेशकों ने यहाँ पर मैम? नहीं, उतनी चांसेस नहीं लग रहे हर्षित जी, उतना नहीं लग रहा है, उतना नहीं लग रहा। लेकिन मैम ने ये बताया कि अगर आप कई क्वार्टर्स तक बने रहते हैं तो एक अच्छी ग्रोथ जो है, एक अच्छा पैसा यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, L&T की बात करते हैं यहाँ पे। रियलिटी कारोबार को मुझे लग रहा है मैम आपको ज्यादा ही खांसी है इस समय। नहीं, बोलने से थोड़ा सा आता है बट ठीक है। अच्छा ठीक, चलिए L&T जी, L&T की बात कर लेते हैं। पर रियलिटी कारोबार में अगर आप देखें तो स्लम सेल के जरिए यहाँ पर ट्रांसफर की मंजूरी दी गई है यहाँ पर। और आप देखिए सब्सिडरी जो है L&T रियलिटी प्रॉपर्टीज जो है लिमिटेड में जो है ट्रांसफर की मंजूरी दी गई है यहाँ पे। ऑडिट कमेटी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सिफारिश का पर यहाँ पे फैसला होता हुआ दिखा है। और 8 दिसंबर को यानी कि देखिए आज ही यहाँ पे मस्कट ओमान में जो बोर्ड बैठक हुई थी उसके बाद ये फैसला निकलता हुआ यहाँ पर आया है। तो मैम यहाँ पर देखिए रियलिटी कारोबार में यहाँ पर जो है कंपनी जो है ट्रांसफर की मंजूरी दे दी गई है यहाँ पर। इसको अलग करते हुए हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या करना चाहिए मैम? डिप में खरीदिए, अभी नहीं खरीदना है। अभी ये 4000 के आसपास है और आप 3760 तक आ सकता है, तो वहां पर खरीदेंगे तो आपको एक बेटर बाइंग मिल सकती है। हो सकता है न्यूज की वजह से 1-2 दिन आपको एक वोलेटिलिटी दिखे कि ये 4100 चल गया, कभी फिर वापस 3950 के आसपास दिखे, तो इम्पल्सिव मूव ना कर बाय करके आप सपोर्ट पर जहां पर आपको एक वैल्यू मिले आप वहां पर खरीद सकते हैं। तो 3770 के आसपास की ये जो रेंज है 50 से 70 की, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अभी रुकिए, ठीक है, अभी रुकना है। यहाँ पे वेल्सपन कॉर्पोरेशन की बात, कॉप की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बेसिकली मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है यहाँ पर। और सऊदी वाटर अथॉरिटी से इनको जो है करीब 1165 करोड़ का ऑर्डर जो है स्टील पाइप्स बनाने और साथ ही सप्लाई के लिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। कंपनी ने सऊदी स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी है। कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने में यहाँ पे पूरा करने की यहाँ पर जो है बात हो रही है। वेल्सपन कॉप में मैम क्या करना चाहिए यहाँ पर? और अगर मैं देखूँ इंडस्ट्री के पीईस के मुकाबले यहाँ पर तो एक करीब मैम बेहतर स्थिति में दिखा रहा है, करीब 9.5 के आसपास है इसका पी, लगभग आधा ही है। प्रॉफिट भी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और उसी का चीज आप देखेंगे हमें चार्ट पे दिख रही है। अप ट्रेंड में ये स्टॉक आप 2023 से लेकर अभी तक भी अगर हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो क्लियर दिखेगा कि स्टॉक ने बहुत अच्छी पकड़ रखी, जिसको अभी भी उसने लूज नहीं किया है। अभी सिर्फ हमको एक बेटर प्राइस देखना है ताकि इस हाई क्वालिटी स्टॉक में एंट्री बनाई जा सके। सो मेरी नजर में वो स्टॉक, वो प्राइस जो है वो कम से कम 720 के आसपास है। लेकिन अगर आपको न्यूज बेस्ड एंट्री करनी है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं रहता। इनफैक्ट स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो 805 पर है, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो 730 और 20 के आसपास ही आ जाएगा, वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है मैम एक दर्शक का सवाल भी था फिजिक्स वाला को लेकर, और अब हम क्योंकि हम लोग ले रहे हैं खबरों का खेल तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कवर करने की। कंपनी की अगर आज हम लोग बात करें यहाँ पर तो स्टॉक में हल्की बढ़त बनाते हुए स्टॉक दिख रहा था यहाँ पे। अभी कंपनी के हाल ही में यहाँ पे मुनाफा, अगर नतीजों को देखें तो मुनाफा जो है वो 70% बढ़ता हुआ दिखा था। और करीब यहाँ पे देखिए 26% रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ दिखा। यहाँ पे दमदार रिजल्ट्स देखने को मिले यहाँ पर।
और आप देखिए पिछले साल की तिमाही में मुनाफा जो था 41 करोड़ के आसपास था यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें और भी जो चीज़ें हैं कंपनी के लिस्टिंग के बाद यहाँ पे जो है पहले तिमाही के नतीजे जो है वो उसका बेहतर स्थिति दिखाए, लेकिन मैम यहाँ पे खर्चे जो है ना वो बढ़ते हुए दिखे हैं। कंपनी के जो खर्च है ऑपरेशन से आए भले ही बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशनल खर्चे हैं वो बढ़ते हुए दिखे मैम। ऐसे में जब कंपनी के जो मार्जिन हैं वो काफ़ी कम है और उस हिसाब से खर्चे बढ़ जाएं तो किस हिसाब से देखना चाहिए? आज तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, 5% तक चढ़ गया था मैम फिजिक्स वाला, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए खरीद सकते हैं। मैं तो एक बात बोलना चाहती हूँ, बाल बाल बचे। 20 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था मैंने और ये 123.30 तक जाकर के आया। तो स्टॉप लॉस जो पिछली बार हम लोगों ने दिया था स्टिल इंटैक्टेड और 150-60 की रेंज में बाइंग बताया था, अभी 140 पर है तो स्टिल बेटर प्राइस है पिछली बाइंग के कंपैरिजन में। बट स्टॉप लॉस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड अगेन। 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप चाहें तो अभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सपोजर कम रखिएगा। टारगेट जो है 175 से लेकर के 210 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज सॉरी मैंने टारगेट्स गलत बताया यहाँ पर। स्टॉप टारगेट 155 से लेकर के 175 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर प्लीज कम रखिए, वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है मैम। अच्छा सीमेंस की भी बात कर लेते हैं मैम। यहाँ पे सीमेंस को लेकर भी खबर निकल के आई है, लो वोल्टेज मोटर्स और यहाँ पे गियर्ड मोटर्स बिजनेस को बेचने की यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। कंपनी अब जो है लो वोल्टेज मोटर्स के साथ साथ गियर्ड मोटर बिजनेस को बेचने जा रहा है। यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो है इनोमोटिक्स इंडिया को यहाँ पे जो है बेचने की मंजूरी दे दी है, मंजूरी मिल गई है बोर्ड की तरफ से। दरअसल मंजूरी मिलती है तो वो क्लैरिटी भी आ गई यहाँ पे। एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो करीब यहाँ पे 2200 करोड़ तय की गई है। और अगर आप ये डील देखें तो कैश फ्री और डेट फ्री बेसिस पर होने जा रही है। रेगुलेटरी और यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर जो है अनुमति के निर्भर पूरी डील करेगी। आखिरी में फाइनलाइज जो है ओके जैसे ही आएगा रेगुलेटरी की तरफ से तो ये जो आगे चीज जो स्थिति है वो बढ़ती हुई दिखेंगी। मैम क्या मानना है आपका यहाँ पर, क्योंकि कंपनी जो है अपने एक बिजनेस को निकाल रही है, बेच रही है यहाँ पर, और ये बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि देखिए कैश फ्री और डेट फ्री बेसिस पर होने जा रही है यहाँ पर। तो पहले तो डिस्क्लोजर हर्ष जी, मैंने इसको मेरे पोर्टफोलियो में बाय किया था बट एट अ वेरी नॉमिनल प्रॉफिट। जो भी थोड़ा बहुत गेन था मैंने उसको कल परसों ही शायद उसको निकाला है। तो रिसेंट ट्रेड एक्टिविटी में ये मेरे रहा है। बट अब एज अ डिस्क्लोजर इस तक का जो आउट बन सकता है वो ये है कि 3400 के ऊपर या तो इसमें बाइंग बनती है एक मोमेंटम ट्रेड करने के लिए, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस तभी डिफाइन होता है। और एल्स आप एक सपोर्ट का, एक अच्छे सपोर्ट का वेट कीजिए जो कि 2700। तो या तो आप यानी एक अच्छे सपोर्ट बाय करिए या फिर एक पार, या जब ब्रेक इसमें स्ट्रांग हो जाए तब बाय करिए। फिलहाल इट इज इन बिटवीन। तो यहाँ पर कोई डायरेक्शनल ट्रेड की मेरी तरफ से कोई अभी व्यू नहीं है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक को लेकर आईसीआईसी एएमसी में एडिशनल 2% शेयर होल्डिंग खरीदने को मंजूरी दे दी है यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की तरफ से यहाँ पर। और देखिए कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि बेसिकली जो पूरा एग्रीमेंट होगा वो शेयर परचेज एग्रीमेंट होगा यहाँ पे। और हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे मैम आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का भी यहाँ पर आईपीओ आने वाला है यहाँ पे। इस ओवरऑल इसके बीच में अगर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा एक एक करके निकल के आ रहे हैं। जैसे मैं कुछ निकाला भी था और कुछ चीज़ें देखी भी थी। एयूएम के मामले में आप देखिए एचडीएफसी एएमसी को पीछे कर रखा है यहाँ पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने। इसके अलावा अगर आप आरओई के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी बेहतर स्थिति दिखाता है। हालांकि मैम आपका क्या मानना है इस खबर के ऊपर? आईसीआईसीआई बैंक अगर मैं आज की डेट में देख रही हूँ तो इट इज 1375। और अगर आप स्टेटमेंट है कि अगर आप इसको आज से 6 महीने नहीं होल्ड कर सकते तो फिर आप ब्रेकआउट का वेट करो। लेकिन अगर 6 महीने मिड टर्म वाले इन्वेस्टर भी हो तो आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। दूसरी लेवल की बाइंग आप लगभग 1310 के आसपास आए अगर चांसेस बन सकते हैं। उतना श्योरिटी नहीं है कि आ ही जाएगा, लेकिन 1310 के आसपास अगर आए तो वहां पर एक अच्छे तब बाइंग कर सकते हैं। बट एज ऑफ मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं इसमें आपके प्राइस पर देखते हुए कि 1395 के ऊपर जब ये क्लोज करे तब हम यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग के बारे में व्यू लेकर के चल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मुश्किल है, या तो सपोर्ट या फिर ब्रेकआउट। और न्यूज का इम्पैक्ट देखिए आईसीआईसीआई बैंक की परफॉर्मेंस एचडीएफसी के कंपैरिजन में अगर हम इनके कासा की भी बात करें तो बेटर रह रही है, जो सेंटिमेंट्स को आगे भी इसके थोड़े से बूस्ट करके रखेगा। मतलब अगर डिप आए तो खरीद लिए जाएंगे ऐसा लगता है जी। तो ये यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई। हमारे मैम दर्शक हैं मिस्टर एंटरटेनमेंट के नाम से, कह रहे हैं साई लोटस डेवलपर्स पे क्या किया जाए? साई लोटस लीला
लोटस टेल जी 156 पर है, लेकिन अभी मत खरीदिए। ये बॉटम नहीं लग रहा मुझे इसमें, यहाँ पर 145 के आस आ सकता है, सो वेट फॉर 145। ठीक है मैम। इसके बाद हम लोग चलते हैं फुजियामा पावर सिस्टम्स के ऊपर, और आपके साथ चर्चा भी हुई थी जब इसका आईपीओ आया था। और आप ये देखिए कि कंपनी का जो मुनाफा है यहाँ पर अगर आप देखें Q2 में तो 97% बढ़कर 62 करोड़ के आसपास आ गया है, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 31 करोड़ था महज। कंपनी के रेवेन्यू को भी अगर आप देखें तो देखिए 72% का जंप आया है और 560 करोड़ के पार निकल गया है। रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे मुख्य कारण क्या रहा है? पावर सिस्टम पोर्टफोलियो में कंपनी के लिए एक अच्छी डिमांड ये देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो कंपनी के ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें तो काफ़ी बेहतर स्थिति दिखाते हैं। मैम फुजियामा पावर सिस्टम्स के ऊपर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आईपीओ के दिन इसमें लिस्टिंग मिल गई थी, गेन मिल गया था। उसके समय बाद ही मैंने ये बात बोली थी कि अगर इन्वेस्टर है तो 2 साल का नजरिया रखिए इंडस्ट्री के एस्पेक्ट से, अगर नहीं इन्वेस्टर है तो ही। अब वापस से आईपीओ के आसपास की प्राइस बैंड के पास में चल रहा है, 202 के आसपास है। अगर आप इस इन्वेस्टिंग थीम को लेकर के बुलिश है तो थोड़ा बहुत जरूर इसमें देख सकते हैं। ओवर एक्सपोज फिलहाल बिल्कुल नहीं हुई है। लगभग स्टॉप मेंटेन करिएगा इन द केसेस, चाहे आप स्विंग ट्रेड करें या इन्वेस्टिंग करें, ताकि आपको एग्जिट पता हो। चक्रव्यूह में आ रहे हैं तो एग्जिट पता होना चाहिए। 185 का अपना एग्जिट बना करके रखें यहाँ पर। एंड दूसरा, इनका थोड़ा सा जो मार्केट यूटीआई सोलार्स, आप इसको अगर देखेंगे तो मार्केट एक्सपेंशन की तरफ इनका बहुत फोकस है, और हर घर सोलार वाला जो एक थीम है उसका बेनिफिट ये लोग अच्छे से ले रहे हैं, तो एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा देख रही हूँ इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को भी, कि जो लोकल, मतलब आई वाज जस्ट गोइंग समवेयर, तो बसेस के ऊपर भी अच्छी मार्केटिंग इनकी चल रही है। तो उसकी वजह से जो रिटेल वाला जो सोलराइजेशन है, इन डोमेस्टिक घर वाला, उसमें काफी इनका स्टेक बढ़ता जा रहा है। जी मैम, एक ग्रो को लेकर भी बात करते हैं, क्योंकि आज जो है 4% के आसपास जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। खबर बेसिकली यही है कि वेडनेसडे को देखिए इनका लॉक इन पीरियड जो है वो ख़त्म हो रहा है, और उसी वजह से मुझे लग रहा है कि दबाव जो है साफ तौर पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अगर आप देखें यहाँ पे तो इशू प्राइस जो था, हम सब जानते हैं करीब 100 रुपये के आसपास था इसका इशू प्राइस, और अभी देखिए वहाँ से हिसाब से अगर आप देखें तो 147%, यानी कि 47% का यहाँ पर जो है ग्रोथ इसने दिखाई है। मैम ये जो लेवल्स हैं एक्यूमुलेट के हिसाब से सही हैं या फिर नहीं है यहाँ पर? और जिस तरीके से यहाँ पर जो है करीब 14.5 या फिर 15 करोड़ जो शेयर्स हैं रफली अगर हम देखें, तो ये जो है लॉक इन पीरियड जो है ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लॉक इन पीरियड एक्सपायर हो जाएगा मैम कल, क्या करना चाहिए? मैं सिंपली बोलूँ तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लॉक इन समय पर, जब लॉक इन पीरियड आउट होते हैं, खुलते हैं आई मीन, तो उस समय पर स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। कुछ ज्यादातर ये देखा गया कि स्टॉक्स गिरते हैं, नायका वगैरह बहुत सारे एग्जांपल्स है अपने सामने। तो फिलहाल के लिए अगर आप एक बहुत ही सेफ ट्रेडर हैं, आईपीओ के दिन आए थे, आईपीओ के बाद भी आए थे, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक बार एग्जिट जरूर प्लान कर सकते हैं। ये मेरी एक सिंसियर सलाह होगी। बट अगर आप वो सलाह नहीं मानना चाहते तो फिर आप एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा 130 का। इसके नीचे अगर ये सरक जाए तो बिल्कुल इससे कोई लगाव रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, एक और स्टॉक है IRFC। मैम हमने लगातार देख रहे हैं इसमें एक दबाव देखने को मिल रहा है। अपने हाई से करीब 50% ये स्टॉक जो है वो टूट चुका है, और अगर आप देखें तो लगातार जो है वो कंसर्न निवेशकों का बना कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मोमेंटम जो है वो साफ तौर पे एक कॉशियस स्थिति दिखाता है। क्या मानना है आपका? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 100 रुपए तक आ सकता है। अच्छा, 100 रुपये तक जा सकता है? हाँ, मतलब अगर मैं पुलबैक को छोड़ दूं कि 120 रुपए के पुलबैक में ये जाएगा, अभी हो सकता है 1-2-4 दिन के अंदर। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो एक कपल ऑफ वीक के व्यू के हिसाब से तो 100 रुपीज के आसपास इट इज वेरी वेरी अटली। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट फ्रेश प्लान नहीं है या फिर एवरेज का मन बनाना है तो 100 रुपए के आसपास ही करिए अभी, और 10 से 12% दूर है 100 से ये। तो वेट करिए, पेशेंस बहुत चेक हो रहे हैं आई नो, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत, ये तो हाई डिविडेंड स्टॉक्स, अगर ये हाई डिविडेंड स्टॉक्स नहीं थे तो क्या हाल होता इन्वेस्टर्स का, वो ही सोचने वाली बात थी। बट समहाउ मैनेज हो गया। अभी के लिए आप इसमें थोड़ा सा रुक जाएं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें, ट्राई टू वॉच 100 ईयर। ठीक है मैम, तो ये आपने हमारे दर्शकों को पूरी बात समझा दी। फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर।
तो चलिए, ये तो हमने सेगमेंट तमाम खबरें जो हैं वो आपको अपडेट कर दिया, क्योंकि खबरों की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आप ज़रूर होने चाहिए यहाँ पे, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले कंपनी के विजन को लेकर आगे के लिए। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं यहाँ पे। एक सत्य बत्र संभल जी का एक सवाल लेते हैं, कह रहे हैं आनंद राठी शेयर में क्या करना चाहिए, स्टॉक बाइंग लेवल कौन से होंगे यहाँ पर मैम? यस, आनंद राठी का स्क्रिप्ट नेम ना मुझे दो, आनंद राठी वेल्थ है या फिर जो दूसरा वाला है मैम? मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे जो है आनंद राठी जो शेयर एंड स्टॉक है, आई थिंक ये इसी के हिसाब से अगर मुझे लग रहा है। बाकी हालांकि जो दर्शकों ने यहाँ पे, चलिए वेल्थ भी है, वेल्थ ने तो काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है यहाँ पे, ये तो पीछे अभी हाल ही में लिस्टेड हुई है कंपनी। जी, तो आनंद राठी वेल्थ अभी 2834 पर है, हम इसी की बात कर रहे हैं अभी। जी, ओके, तो यहाँ पर देखिए फिलहाल इन माय ओपिनियन थोड़ा सा ये और नीचे की तरफ सरक सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें एक्यूमुलेशन जोन 2650 के आसपास का मान के चले फिलहाल के लिए। अगर आप इसमें इससे पहले इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, चाहे अगर आप एक इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर भी है, सो फॉर द प्राइस। बिल्कुल। और इस स्टॉक ने देखिए मार्जिन ट्रेडिंग जो है फैसिलिटी के जरिए बहुत अच्छा जो है Q2 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इस कंपनी ने। ऐसे समय में जब दूसरी कंपनियां आपको ठंडा रिस्पांस दिखाई थी, तो इस कंपनी ने बहुत अच्छा निवेशकों को पैसा बनाकर दिया है। इसके अलावा एक संतोष जी का सवाल लेते हैं, हर्ष जी अंबाला जी, गुड आफ्टरनून सर। रैलीज इंडिया और गुजरात पिपाव पोर्ट को क्या बाय किया जा सकता है? अभी मैम 2 स्टॉक्स के ऊपर सलाह चाह रहे हैं आपसे। गुजरात पिपाव, GPPL एंड रैलीज इंडिया। तो पहले हम रैलीज इंडिया देखते हैं। यस, रैलीज में छोटे रिस्क पर एक पुल बैक ट्रेड बिल्कुल बनता है। आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप तो 235 का रखिए, 258 के आसपास ये है। एक्सपेक्टेड टारगेट 275 लेकर के हमें यहाँ 290 तक दिख से है। सो वेट फॉर, अब इसमें एंट्री बनाई जा सकती है फॉर द गिवन टारगेट। यस, एंड दूसरा है GPPL जो कि आज की डेट में 185 पर है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी तो रिस्की है हर्षी, लेकिन अगर कर सकते हैं स्टॉक को मैनेज तो 170 का एक छोटा स्टॉक जरूर रख कर चले, क्योंकि अभी ऑट है तो उसमें ट्रैप ना हो जाए, इसलिए 170 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 185 पर अभी है, 200 रुपए से लेकर के 235 तक के टारगेट के लिए इसको रख सकते हैं। ठीक है मैम, तो ये आपने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी हमारे दर्शकों को। एक और सवाल हम लोग लेते हैं, फिर IPO सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि अंबाला मैम आई है तो IPO पे चर्चा करना तो बनता ही है यहाँ पर। एक अक्षय जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैम JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की बाइंग रेंज और टारगेट बता दीजिए प्लीज। पोर्ट के 2 स्टॉक्स आ गए अभी, JSW इंफ्रा। ओके, मैं यहाँ पर बाइंग लेवल्स सजेस्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये स्टॉक थोड़ा सा और गिरेगा, तो आपको, बट दैट्स अ कंडीशनल गिरावट है ना, हो सकता है, होगा नहीं ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि अगर बजट ने हमारी कुछ ऐसी नीति नहीं बनी जो एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके, तो यहाँ पर गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो अभी ये 265 के आसपास में है। एक एवरेज प्राइस आपको यहाँ पर 230 तक भी आ सकता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि आएगा ही, इट्स कंडीशनल। तो 265 पर अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो 230 के आसपास भी एवरेज करने के लिए रखिएगा अपने पास थोड़ा कैपिटल, तभी इसमें हाथ डालें। एंड यस, मैं इसमें 9 महीने का एक व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जहां पर 330 से लेकर के लगभग 830 रुपए तक का एक बड़ी छलांग सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है इसमें हमें लगभग 215 रुपए का, एंड दैट इज मोर देन इनफ। मैंने एंट्री से लेकर के एवरेज, टारगेट और स्टॉप लॉस और साथ में कंडीशन भी आपको शेयर की है, तो प्लीज अभी ही लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है दोबारा आपका सवाल आ सकता है, तो पहले इन्वेस्टमेंट से पहले ही ध्यान रखिएगा कि क्या एक्सप्लेन किया है। ठीक है मैम, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जो अगले सेगमेंट है हमारा IPO हो तो ऐसा, उसके ऊपर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे बाजार में जब आप साफ तौर पे देख रहे हो अपने पोर्टफोलियो में पेन, तो क्या IPO पे लगाया जा सकता है दाव?
ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इस सेगमेंट में। और बहुत सारे आईपीओ हैं, आ रहे हैं लगातार बैक टू बैक, और कुछ जो है आज दूसरा दिन है आईपीओ का। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कोरोना रेमेडीज के ऊपर। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है यहाँ पर सोमवार को, यानी कि जो है कल ये खुल चुका था यहाँ पर, और आप देखिए कल यानी कि वेडनेसडे को दिसंबर 10 को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की तारीख की बात करें यहाँ पर तो दिसंबर 11 को अलॉटमेंट होता दिखेगा, और लिस्टिंग डेट की बात करें तो सोमवार को 15 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अगर प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े तो इशू प्राइस बैंड जो है वो 1008 से लेके 1062 रुपये प्रति शेयर के भाव है। एक लॉट में 14 शेयर आएंगे। टोटल इशू साइज देखें तो 655 करोड़ का है, यानी कि करीब 71.5 लाख शेयर्स होंगे। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है यहाँ पर। ये स्थिति आप दिमाग में बैठाइए इस आईपीओ को लेकर। अगर हम लोग आगे फंडामेंटल्स की तरफ बढ़े यहाँ पर तो आप साफ तौर पे फंडामेंटल्स देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें हम यहाँ पर तो आप 2023, 24, 25 में इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप 2023 से लेके 2024 से 25 के बीच में देखें तो यहाँ पर इनकम में एक 18% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 24-25 के बीच में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो 85 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ और फिर 149 करोड़, यानी कि 24-25 के बीच में 149% के माफ कीजिएगा 65% का जंप जो है वो देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो उसमें भी एक बढ़ोतरी। टोटल बोरोइंग जो है वो घटती हुई दिख रही है। आप देखिए 2.5 करोड़ के आसपास थी, फिर घटी 134 करोड़ हुई, फिर 63 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले यहाँ पर आप देखिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 240 रुपये दिखा रहा है, यानी कि 22.5% के आसपास की लिस्टिंग की संभावना। एस्टिमेट लिस्टिंग जो है 1302 के भाव पर हो सकती है। कंपनी अभी हाल ही में 2024 में इनकॉर्पोरेट हुई थी यहाँ पर। और आप देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी है यहाँ पर। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी की अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो इसमें क्या करती है कंपनी, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है यहाँ पे, वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और यहाँ पर दूसरी तमाम चीज़ें। करीब 71 ब्रांड्स हैं कंपनी के। अगर आप देखें अंडर अम्ब्रेला तो 71 ब्रांड्स हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप पूरा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यहाँ पर तो 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर। कंपनी जो है सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है 30 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हिसाब से, अगर डोमेस्टिक सेल्स के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें तो। मैम कैसा आपको लग रहा है ये आईपीओ, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए ये आईपीओ थोड़ा सा एलजी और हुंडई जैसा है। एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है जो ओएफएस मार्केट में ला रही है अपने ब्रांड, अपने पोजीशनिंग के प्राइस को प्राइस इन करते हुए। सो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होना है हमें। दूसरा चीज, सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पर लगी है कि ये अब इनका जो आरओई की कैपिटल पर है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो ये दे रहा है, पहले हम आरओई की बात करेंगे 27% से ज्यादा का है, विच इज वेरी वेरी गुड। और आरओसी अगर हम इसके रॉक की बात करें 41% से ज्यादा का अपने डिलीवर्ड कर पा रही है। और डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ठीक है, 0.1% का है, 0.10 है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं साथ में, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है। तो यस, जो इसका प्राइस फार्मा इंडस्ट्री में आपकी एमआर के ऊपर आपका सेल्स कैसे हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सा है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मुझे लगता है कि टीयर 2 लेवल पर इनकी जो टीयर 2 एंड टीयर 3 लेवल पर इनकी जो एमआर टीम है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसकी वजह से क्योंकि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तभी आपकी मेडिसिन मार्केट कैलकुलेट होती है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जो जिस पर इनका एक स्ट्रांग होल्ड है। सो प्रीमियम लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, एप्लीकेशन जा सकती है, लेकिन प्रीमियम आप उतना एक्सपेक्ट मत करें, मतलब जीएमपी को ट्रैक मत करिए इसके लिए, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। उसका रीजन है कि इसका जो प्राइस बैंड है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर इन्होंने दिया है। अगर यही प्राइस बैंड थोड़ा 500 से 700 के आसपास होता तो और अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता था। तो लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन तो है, बट नॉट एज व्हाट द जीएमपी सजेस्टिंग, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और खरीद के एक आईपीओ के बाद में आपको लिस्टिंग गेन अगर मिल भी जाता है तब भी आप इसको 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 1350 तक भी ये जा सकता है। तो दोनों ही नजरिए से एप्लीकेशन इसके लिए बनती है, फॉर द प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फॉर द इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मिड टर्म, 6 महीने के दायरे में।
जी, तो मैम ने यहाँ पे कोरोना रेमेडीज़ को यहाँ पे जो है सलाह आपको दे दी है। उसके बाद एक दूसरा आईपीओ भी है जो कि खुला हुआ है यहाँ पे वेकफिट इनोवेशन के नाम से ये आईपीओ है यहाँ पर। और अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो बेसिकली D2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर होम है, और साथ ही स्लीप सॉल्यूशंस कंपनी है बेसिकली, जो बेस्ट नोन जानी जाती है वो हाई क्वालिटी और साथ ही अफोर्डेबल रेंज ऑफ मैट्रेसेस, फर्नीचर और होम डेकोर प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी जानी जाती है, जिसमें आप देखिए ओवरऑल कई तरह की चीज़ें हैं। और भी अगर आप विस्तृत तरीके से जानना चाहें तो इसमें पिल्लोज हो गए, बेड, सोफाज, स्टडी टेबल्स, वार्डरोब्स, तमाम तरह की चीज़ें हैं। बेसिकली मैट्रेस, फर्नीचर, फर्निशिंग जो है तो इसके की प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी जो है यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें फुल जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंपनी रखती है यहाँ पे। ओमनी चैनल सेल्स प्रेजेंस कंपनी की अच्छी खासी है यहाँ पे, और 700 डिस्ट्रिक्ट और करीब 28 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। करीब 125 प्रोडक्ट्स हैं। अब तारीख आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रही है आपको। मंडे को यानी कल खुल चुका है, वेडनेसडे को दिसंबर 10 को ये बंद होगा। अलॉटमेंट की बात करें यहाँ पे तो थर्सडे को दिसंबर 11 को अलॉटमेंट होगी। लिस्टिंग डेट जो है वो सोमवार को 15 दिसंबर को होती ही दिखेगी। अगर हम लोग आगे बढ़े, प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर तो प्राइस बैंड देखिए 185 से लेके 195 रुपीज़ है। एक लॉट में 76 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो करीब 6.5 करोड़ के आसपास का है। और अगर आप ओवरऑल इशू साइज देखें अगर तो ये करीब 1300 करोड़ के आसपास का हो जाता है। फ्रेश इशू में करीब 370 करोड़ है, जबकि ऑफर फॉर सेल जो है 912 करोड़, यानी कि ऑफर फॉर सेल में एक अच्छा खासा नंबर जो है वो जा रहा है। पूरे तरीके से टिल्ट जो है ऑफर फॉर सेल की तरफ ही है। अगर इसके फाइनेंशियल्स को टटोला जाए, आप ये देखिए, अगर सबसे पहले टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, पर रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे तो 2023, 24, 25 में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 और 25 से अगर आप कंपेयर करें तो करीब 28% का जंप दिखाता है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो कंपनी जो है लॉस मेकिंग है। काफ़ी 2023 में काफ़ी ज़्यादा लॉस था, करीब 150 करोड़ का, वहाँ से घटा 15 करोड़ का। लेकिन फिर देखिए 35 करोड़ का जंप जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आया है। यहाँ पर एबिटा को देखें, 2023 में लॉस मेकिंग था, उसके बाद ये पॉजिटिव आता हुआ दिखा है। 67 करोड़ से फिर 90 करोड़ पे आती हुई स्थिति देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पे वेकफिट इनोवेशंस का, वो भी स्क्रीन पर ले आते हैं। 5 रुपये, करीब 2.5% के आसपास का 200 रुपये के लिस्टिंग भाव की संभावना। मैम क्या करना चाहिए वेकफिट इनोवेशन में? देखिए, वेकफिट एक हेल्थी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड कंपनी है। वेकफिट अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो स्लीप वेल सबको याद आ जाएगा। मतलब हम लोग आज सुने हैं तो हम वेकफिट वाले शक ना हो, लेकिन स्लीप वेल एक नाम हम लोग टीवी वगैरह में जरूर सुने। उसी का एक एडवांस वर्जन प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। सो प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा साइड है हर्षी, तो जिसके वजह और ज्यादा जो इसमें है ना वो OFS है। अगर ये 100 के विद इन होता या 100 के आसपास होता तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर मैं यही बोल सकती हूँ कि फिलहाल आप एक OFS के लिए, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए, जो कि बहुत ही रूटीन प्रोडक्ट में बेड्स, मैट्रेस बट हेल्दी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में काम करिए, आप उस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हो तो रिस्क तो है। ठीक है, कुछ नया इनोवेशन नहीं है ऐसा जिससे लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं है। और एकदम मतलब इसका रिप्लेसमेंट कुछ हो सकता है क्या? यस, देयर आर मेनी रिप्लेसमेंट इन द मार्केट एंड अफोर्डेबल टू। सो इस कंडीशन में मार्केट जो ये OFS ला रहा है 185, 195 के प्राइस पर थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लग रहा है। बट अगर आपको इसमें एप्लीकेशन देनी तो आप इसमें इमीडिएट एक्सपोजर से वेल इन्फॉर्म्ड थोड़े से एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो इसमें एक बार जरूर कर सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर कि IPO के दिन चाहे आपको डिस्काउंट मिले या प्रीमियम मिले या फिर फ्लैट लिस्टिंग हो, जो भी हो उस दिन निकल जाइएगा। नेक्स्ट टाइम सेकेंडरी मार्केट में कब देखना है विल डिस्कस लेटर। लेकिन अगर आप इसको IPO के नजरिए से लगा रहे हैं तो IPO के दिन एग्जिट निकल जाइएगा, वट एवर यू गेट। सो एप्लीकेशन करते हैं, GMP को फिलहाल थोड़ा सा कर रहे हैं। और मुझे 2 चीज कंसर्न है सिर्फ यहाँ पर, इसका प्राइस वैल्यूएशन एंड जो इसने OFS है, इस प्राइस पर जो OFS है उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो या फिर डिम डल यहाँ पर हमको ये मिल सकता है, रिस्पॉन्स मिल सकता है। बाकी प्रीमियम लिस्टिंग के एक्सपेक्टेड है जी। तो मैम फिर दोनों में क्या किया जाए? एक पे लगाया जाए, दोनों पे दाव लगाया जाए, कहाँ किया जाए? थोड़ा सा रिस्क डाइवर्सिफाई, अगर फंड्स हैं तो दोनों में लगा लीजिए। लेकिन
दोनों में लगाने की ही सलाह होगी, बट वेकफिट का प्रोडक्ट मुझे मैं वैल्यूएशन पार्ट पर एक्चुअली कंफर्ट नहीं है मुझे, बट इस तरह के एग्जांपल्स हमने पास्ट में देखे हैं फिजिक्स वाला के केस में कि जहां पर ना तो कंपनी में प्रॉफिट है और ना ही आपके मार्जिन्स हैं, लेकिन आप उसी पुराने प्रोडक्ट को टेक के बेस पर ऑनलाइन नए प्रेजेंटेशन नए रंग रूप में ला रहे हैं, तो वहां पर मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। तो ट्राई कर सकते हैं, बट लिमिटेड एक्सपोजर से। कोरोना रेमेडीज में तो कर सकते हैं जी। कोरोना रेमेडीज में सलाह एक मानस जी कह रहे हैं, अंबाला मैम मैंने मीशो एक विद्या वायर आईपीओ में अप्लाई किया था बट कोई भी नहीं मिला, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? अरे ऐसा आपके साथ नहीं, मैं एक जानकार को जानता हूँ, वो बेचारे 2 से 3 साल से लगातार लगा रहे हैं और उनका एक भी आईपीओ नहीं निकलता। तो मैं मजाक में कहता हूँ जरूर पिछले जन्म में आपने कोई ना कोई कर्ज लिया होगा किसी का इसलिए आपका जो है वो निकलता नहीं आईपीओ। ज़्यादातर आईपीओ में अप्लाई करते हैं लेकिन आ ही नहीं पाता है उनका। तो ये दर्द सिर्फ आपका नहीं है मानस जी, बहुत लोगों का। मैम एक चीज़ और मीशो को लेकर जो चीज़ मुझे भी लग रही थी मैम, वही चीज़ क्या वो आप सजेस्ट कीजिए कि क्या स्थिति है? क्योंकि मुझे लग रहा था ग्रे मार्केट जो 40-50% दिखा रहा था वो नीचे जाएगा, तो अभी तो मैम वो गिरते गिरते यहाँ पे 25-26% पर आ गया है। आपको लग रहा है कि जो लिस्टिंग के भाव है वो 20% के आसपास ही होता हुआ दिख सकता है? इसका क्या मानना है यहाँ पे? मैं जीएमपी को देखिए हर बार ये बोलती हूँ कि जीएमपी को आप ऐसे ट्रैक मत करिए कि जीएमपी में जितना दिख रहा है उतना होगा, उससे फ्लक्चुएशन नहीं है। बिकॉज अगर वो दिख रहा है तो समबडी गेट एग्जिट 20-30% का जीएमपी ना, मतलब कोई तो कुछ तो चल रहा है। एंड इन माय ओपिनियन एक्चुअली हर्षी, ये कोई एक ऐसा ऑथोराइज प्लेटफॉर्म नहीं है, रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उसको ट्रैक करना मतलब आप अपने आंखों पे खुद से बांध के डिसीजन ले रहे हो। सो प्लीज उसको थोड़ा समझें। बाकी रही लिस्टिंग गेन की, तो मीशो में लिस्टिंग गेन हो सकती है, मैंने इसमें एप्लीकेशन के लिए आपको हाँ ही बोला था, लेकिन ये डाउट किया था, ये बताया था कि जितना यहाँ पर दिख रहा है उससे फ्लक्चुएशन दिखेगी। अभी हमको वो दिख भी रही है जैसे जैसे लिस्टिंग के आस आ रहा है। और इसका लिस्टिंग है ना हाँ जी कल लिस्टिंग जी हाँ इसका लिस्टिंग कल है जी, तो लिस्टिंग की तो इसमें मिल जाएंगे, बट उतना नहीं जितना कि हम एक्सपेक्ट कर। हालांकि स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस की थी कि अगर 15% से ऊपर की लिस्टिंग गेन आ रही है, नहीं स्टॉक फॉर दैट, तो 7% आईपीओ प्राइस के बैंड पर 7% के गेन को ट्रेलिंग करके होल्ड कर लीजिए, और जब भी इंट्राडे में बुक करना फिर आप कर सकते हैं डे एंड क्लोजिंग पर। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगी, 44-45% तो मुश्किल है। अच्छा 44 मिल जाए तो अच्छा है, मिल जाए तो ले लीजिएगा, नहीं मेरा कर लीजिएगा मतलब। हाँ, मेरा कंसर्न मैम यहाँ पे कैसे कल अगर मान लीजिए और दबाव दिखता है बाजार में और ये जो है ये नीचे आ जाता है, यहाँ पर बुक करना है तुरंत, ठीक है? तो और जिनको नहीं मिला उनको एक्यूमुलेट करना है कि नहीं करना मैम? नहीं, जब देखिए जब खरीदना होगा दोबारा कभी मौका मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे, बट नॉट ऑफ नाउ। आईपीओ की स्ट्रेटेजी ही डिफरेंट है, मिल गया तो मिला, डिस्काउंट प्रीमियम और एट पार करना है, उसको रेस्पेक्ट देना है। अदरवाइज स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो आप अपने कैपिटल को रिस्क कर ले। जी ठीक है मैम। एक दो दर्शकों सवाल भी लेते हैं और मैं तो मैम सीरियसली बताऊं तो मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे लगातार दिख रहा है कि आप जो है आप लगातार दिक्कत हो रही है, आपको पेन शायद हो रहा हो, और अब मैं आपको, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है वो दर्शकों को यहाँ पर स्थिति बताना है यहाँ पे मार्केट्स को लेके। तो मैम एक जो चौधरी जी हैं वो कह रहे हैं कि अनंतराज और बीएससी में क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है? मैम अनंतराज को लेकर पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि इसकी काफ़ी पिटाई हुई है, बीएससी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। अगर आप यहाँ पे हाई टू हाई चेक करें पिछले हाई से इस हाई तक, तो अगर कोई रहा है स्टॉक सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला वो बीएससी रहा है। मैम अगर हम लोग कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट की बात करें तो बीएससी रहा है, लेकिन बीएससी को अभी ना खरीदना है, बीएससी को दोबारा खरीदने का आप विचार बनाइए 2300 के आसपास, और अभी 2700 के आसपास पे है। अनंतराज अभी चल रहा है, एक सेकेंड, अनंतराज अभी है 5 के आसपास, खरीदना है अभी, ये आएगा, मैंने आपका वर्ड यूज किया है, वेरी लाइकली है इससे, इट इज वेरी लाइकली कि ये 440 पास आ जाए, वहां पर आप फ्रेश खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आज के बाद अगर आप आज ले रहे हैं ना 501 को आप अभी दे रहे हैं, तो अगले 2-4 दिन में हो सकता है कि आपको 430-40 के आसपास दिखे, लेकिन वापस से ये 440 के भाव के आसपास बिल्कुल आने के चांसेस है। तो आप एक वैल्यू बाइंग ढूंढो सबसे पहले, तो वैल्यू बाइंग आपको अच्छे प्राइस पर ही मिलेगी, भाव को भाव दो, तो वो 440 है मेरी नजर में अनंतराज के लिए। ठीक है मैम। तो चलिए मैम, मेरी टीम भी बोल रही है कि मैम को ज़्यादा परेशान ना किया जाए,
तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीमती समय आपने अपने हमारे दर्शकों को दिया और बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी ऐसे समय में जब बाजार जो है काफ़ी गिरावट वॉलेटिलिटी दिखा रहा हो और निवेशकों के पोर्टफोलियो लाल हो, घबराहट हो उनके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। और जाने से पहले एक बार प्लीज़ डिस्क्लेमर भी शेयर कर दीजिए। जाने से पहले दो चीजें बोलूंगी। मार्केट जब अभी रेड ग्रीन हो रही थी, मैंने बोला था ना छलावा है, अभी आप देखो अभी वो फिर से थोड़ा थोड़ा रेड हो गया है। तो सेल ऑन राइज का व्यू को थोड़ा सा प्रिफ देंगे तो शायद आप सेल ऑन करिए, लेकिन हेज्ड करके करिए। और रही बात डिस्क्लोजर, तो कई सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं आज इस पूरे 1-1.5 घंटे में। मैनी स्टॉक्स, मैनी सिमिलर व्यू मैंने अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड किया है और किया होगा, बट मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा आज कोई स्टॉक नहीं था जो था मैंने डिस्क्लोज ना किया। बाकी तो दैट्स ऑल। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। देन प्रायोरिटी जो किसी को भी समझना है वो रिस्क। कभी भी आप मार्केट में आ रहे हैं तो आपको रिस्क समझ लीजिए, दैट इज समथिंग यू कैन कंट्रोल। प्रॉफिट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, गेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क को कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखें, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। Thanks a lot for having me here, Archie. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।